और चुनाव जीतने के काफ़ी दिन बाद वो जेल से छूट के आए थे। वो एक प्रकांड विद्वान व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को मैंने उनकी आरती उतारते देखा और उस समय मेरा जो युवा मन था वो इस बात पे कचोट सा गया। पहली बार ट्रेंड सेट हुआ कि जेल में रह के कोई चुनाव लड़ा और जीत गया। जेल में रह के जीत गया। और जेल में आप आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जेल गए थे, सरकार और समाज के लिए आप खतरे की बिंदु थे, इसलिए टाड़ा लगा था आपको। फिर उनके जो लड़के हैं वो लोग हमारे यहाँ पोस्टर और हैंडबिल छपवाने आते थे, पैसा बकाया मांगने के लिए, कभी उनके यहाँ वाले कार्यालय पे, कभी गोरखपुरी कार्यालय पर अपना व्यवसायी के रूप में आरोप लगाने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। तगादा करने जाता था। ये मजेदार बात जानते हैं क्या इस सवाल में? आपके पार्टी के ज्यादा लोगों ने पूछा है। मेरे पार्टी में कम चाहने वाले मेरे नहीं हैं, जितना समाजवादी पार्टी में चाहने वाले मेरे हैं। उनका देहांत हुआ, आपने संवेदना भरा, आपके 2 पोस्ट हैं। पहले पोस्ट में आपने संवेदना व्यक्त किया और उसके कुछ देर बाद, जो कि कई सारे लोगों ने कहा, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, उस वक्त जब आपका पोस्ट पड़ा तो कई सारे राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने भी कहा कि दूसरे पोस्ट की आवश्यकता नहीं थी। 17 का चुनाव वो लड़ें और जीत करके जाएं यहाँ से। हारा हुआ व्यक्ति हरिशंकर तिवारी न जाए, ये उनकी तमन्ना थी। लेकिन जिद करके पिता के इस सपने को आप लड़े थे उन्हीं के नाम पर, वो भी बेचारे लड़ गए होते, जीत गए होते। उनके देहांत के समय में खासकर ब्राह्मण वर्ग में ये चर्चा थी कि कम से कम जो है योगी जी, ठीक है, जो एक राजनीतिक एक मतभेद था और लोग आमने सामने हुआ करते थे, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनके देहांत के बाद कम से कम योगी जी एक ट्वीट तो जरूर करेंगे, संवेदना जरूर व्यक्त करेंगे। और लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन योगी जी ने नहीं किया। कहा था कि विकास बाबू अगर तुमके हिम्मत हो तो पूछ लिया, हमारा नाम न लिया। राजेश बाबा आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन जबकि उनका विरोध करे लगेला तो लगेला उनका नाम प्रताड़ित करे, मतलब कि इधर से उधर से जो है उनको दाबने की कोशिश करते हैं, कई बार मुकदमा करवा देते हैं। उरुआ जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी तिवारी हैं और उनके चैम्बर से मात्र 50 मीटर की दूरी पे गोलवाले रोड पे 2-3 अवैध अस्पताल चल रहे हैं। हमके सब घर में ताना मारेला कि तू, उस वाली भाषा में ही मैं बोल दे रहा हूँ, तू ससुर जो है दुनिया भर के देखेला कि फलान डेकान हाई रोडवा, हाउ रोडवा, हाई अस्पतालवा, आ तोरे घर में अवैध अस्पताल चलत बा। विकास गोस्वामी कभी थाने पे फोन करके थोड़ी कहता है देखिए ये हमारा आदमी है, एक ऊपर कार्रवाई मत करिए। जेपी से कहूँगा, मैं सीएमओ से कहूँगा, मैंने अगर आपने एक मीडिया के, जागरूक मीडिया के साथी ने आवाज़ उठाई है। देखिए कि कैसे ये धंधा चल रहा है। यूनानी का लाइसेंस लोग ले रहे हैं, जच्चा बच्चा डिलीवरी करवा रहे हैं, पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता अल्ट्रासाउंड के बारे में। मैंने एक पोस्ट भी डाला कि जब भी मेरा मनीष कश्यप के साथ कोई भी इंटरव्यू वायरल होता है या फिर सोशल मीडिया पे जाता है या फिर पोस्ट जाता है, तो लोग ये बात कहते हैं कि तू कहीं मनीष कश्यप खान नेता तना बन जाइबा। तो हमने कहा कि सुबह से कोई और नहीं मिला था, मैं ही मिला था। तो ध्यान रखना, मुझे तुम अपना पीएस जरूर बनाना। आपने बनाया नहीं? छोड़, हाँ, ये जब हुआ तो उन्होंने ये बात कही भी। पंडित जी अपराजेय थे और उनके सामने लड़ना मूर्खता मानी जाती थी, वो भी किसी पंडित को तो और भी, क्योंकि सो कॉल्ड ब्राह्मण। फिर आप कंट्रोवर्सी जानबूझ के अपनी तरफ क्यों खींच लेते हैं? फिर तो गुस्सा काहे हो गए? वो तो कह ही रहे थे ना, तो इसमें बुराई क्या थी? नहीं, मुझे लग रहा था मुझे चिढ़ाया जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है कि मेरी माँ कहती है कि तू लड़बा तो जीत जाइबा, हम जानत हैं, लेकिन तू फिर मार जाइबा, हम इहो जानत हैं। चुनाव के 15 दिन, परिणाम आने के 15 दिन पहले मेरी माँ अस्पताल में दम तोड़ गई और ये कहते हुए डॉक्टर से दम तोड़ी कि बाबू हमारे बच्चे हैं। जैसे ये माना जाता था कि धुरियापार में चंद परिवार का वर्चस्व रहता था, हाँ, और चिल्लूपार में तिवारी जी का वर्चस्व रहता था। 17 में फिर विनय शंकर तिवारी को बसपा से टिकट दे दिया गया। आपका बयान आया कि बहन मायावती जो है आपके साथ धोखा की, 10 करोड़ में सारा डील फाइनल हो गया। 12 करोड़ में। 12 करोड़। तो ये आंकड़ा कैसे पता चलता है कि 10 करोड़ 12 करोड़ रिश्ते कैसे थे मायावती जी से? अच्छे, अगर रिश्ते अच्छे नहीं होते तो मिनिस्टर क्यों बनाती? अब 10-12 करोड़ रुपए लेकर के अगर एक टिकट कटता है तो क्या दिक्कत पड़ती है? 4 राजेश 10 राजेश पैदा हो जाएंगे। त्रिपाठी अपने आप को कमजोर नेता के तौर पे क्यों प्रोजेक्ट करते हैं कि राजेश त्रिपाठी विकास कार्यों को लेकर ज्यादा राजनीति नहीं करते हैं चिल्लूपार की, वो हाथा परिवार को कोसने की राजनीति ज्यादा करते हैं। कॉलेज बना है ना, वहाँ कभी कट्टे और बम बना करते थे, झुरमुट हुआ करता था जंगल, और उस पर अपराधी छिपते थे।
भाग गया। बैरिया बंदा तो अभी तक मतलब कि आप ही की सरकार ने रोक रखा है। नहीं, कई बार ही आरोप लगाया आपका बैरिया बंदा जो अगर एक बार बंध जाता आपका नहीं मैं जो एक इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बैरिया बंदा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक रखा है। आप ये जनता से कह रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि बैरिया खास वाला बंदा बहुत जल्द बनेगा, उस पर काम शुरू होगा। मैं इस सरवा मतलब यही उनका लैंग्वेज था कि इस सरवा पुलवा बन जात तो जान ला कि एक सवाल मेरे मन में था कि मैं राजेश त्रिपाठी जी से पूछूं, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का भी दौर देखा है जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कैसे नेता थे व्यक्तिगत रूप से? कहते अखिलेश यादव कैसे नेता लगते? मुझे अनमेच्योर लगा। पढ़ाई जरूर सदन में जब वो होते हैं, पढ़ाई वो सदन में मैं देखा हूँ, मैं तो मजा आ रहा था। जनता ये कह रही थी जैसे कि इस बार जब वो सदन में आए योगी जी के सामने और बहुत सारे हॉट टॉक हुए, बहुत सारे रील्स, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पे जब आए, मौजूदा जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक विनय वर्मा जी का। सहजनवा में एक हत्या हुई एक निषाद परिवार की, वहाँ पे आप ही के पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद जाते हैं, पुलिस वाले को जो कि इंस्पेक्टर रैंक के थे, 3 स्टार थे, उनको डांटते हुए नजर आ रहे थे। देवरिया विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी का, वो एक किसी अधिकारी को डांटते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे हैं कि तुम लोग एक दिव्यांग का आवाज खा गए तो मुकदमे की धमकी मिलती है कि आपके ऊपर मुकदमा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता हूँ विधायक जी कि मैं बहुत ईमानदार पत्रकार हूँ, मैं खुद को सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन सॉरी, प्रेम शंकर मिश्र जी आपके पुरानी सहयोगी रहे हैं, आपके साथ आंदोलन के समय में भी मैं जितना मैंने, अब चूंकि वो दौर देखा नहीं है, मैंने सुना है मेरी दोस्ती, इतनी बढ़िया दोस्ती टूट गई और अब जो है कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहता है। नहीं, पुराने संबंध इसलिए कह रहा हूं, कुछ रोग जो है वो लाइलाज होता है, वो कभी आंदोलन मैंने शुरू किया था, फिर उसको बाद में राजेश त्रिपाठी जी ने भुना लिया। कोई व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश में खासकर जब आप पूर्वांचल की राजनीति के बारे में बात करेंगे तो एक ऐसा विधानसभा जिसका अगर चर्चा ना हो तो पूर्वांचल की राजनीति अधूरी मानी जाती है। चिल्लू पार, और चिल्लू पार जब मैं नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल अपने आप आपके जहन में आ रहे होंगे। मेरे साथ आज के मेहमान चिल्लू पार के मौजूदा विधायक राजेश त्रिपाठी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहली बार पत्रकार चाय वाला के इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। सवालों पे आता हूं। पहला सवाल, और सवाल ये कि पहली बार आपने जब विधायकी वाला तमगा अपने नाम के पहले जोड़ा, और वो आसान नहीं था, वो दौर आसान नहीं था, उस दौर की राजनीति आसान नहीं थी, और जिनके सामने आप लड़ रहे थे उनके सामने लड़ना आसान नहीं था। पंडित हरिशंकर तिवारी, आपके स्मरण में वो समय कब का था जब पहली बार आपका उनसे आमना सामना हुआ, पहली बार आपसे मुलाकात हुई? तिवारी जी को पहली बार मैंने देखा था 1984 का 85 का चुनाव जीतने के बाद। नाम सुना करता था उनका, और ग्रेजुएशन का मेरा ये दौर था। आप स्टूडेंट थे उस समय? हाँ, तो स्टूडेंट भी था और अपने पिता का व्यवसाय भी संभालता था, पेंटिंग प्रेस भी, तो व्यवसाय भी कह लीजिए। और चुनाव जीतने के काफ़ी दिन बाद वो जेल से छूट के आए थे, और मेरे मित्र आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी जी के एक बाबा हुआ करते थे, पंडित रमाशंकर त्रिपाठी जी, उनके दरवाजे पे मैं खड़ा था, मुझे वो स्मरण आज भी याद है। और वो एक प्रकांड विद्वान व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को मैंने उनकी आरती उतारते देखा था, और उस समय मेरा जो युवा मन था वो इस बात पे कचोट सा गया था कि ऐसा क्या किया है इस व्यक्ति ने कि एक जाना माना विद्वान उनकी आरती उतार रहा है। ये मतलब पहला मेरा वो, मैंने उनको ध्यान से उनके चेहरे को देखा था। ये उनकी मेरी पहली मुलाकात थी जब कोई उनकी आरती उतार रहा था, और मेरा मन, युवा मन, तब पत्रकारिता में नहीं था मैं, तो उस समय ये कचोटा था
कि ना ये गलत परिपाटी पड़ रही है। ऐसे लोग आरती उतारने के लिए ठीक है, लोकतंत्र है, सबको जो लड़ने जीतने का हक है, लेकिन समाज विद्वत समाज किन लोगों को महिमा मंडित करने जा रहा है, डरा था मैं कि आने वाला समय कैसा लेकिन वो चुनाव जीत के आए थे और पहली बार ट्रेंड सेट हुआ कि जेल में रह के कोई चुनाव लड़ा और जीत गया। जेल में रख के जीत गया। और जेल में आप आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जेल गए थे, आप समाज सेवा में जेल नहीं गए थे, आप किसी गरीब को न्याय दिलाने के लिए आपको जो है जेल के सलाखों के पीछे गांधी की तरह नहीं भेजा गया था। आप भगत सिंह की तरह आज़ादी की जंग में जेल में नहीं थे, आप बिस्मिल की तरह। आप अपराध करके जेल में थे, अपराधी के रूप में आपको जेल में डाला गया था। सरकार और समाज के लिए आप खतरे की बिंदु थे, इसलिए टाड़ा लगा था आप पर, मीसा लगा था आप पर। इस नाते मैंने ये बात कही कि जिस लिए जेल अगला गया है और निकल के आ रहा है, शायद समाज हमारा दूसरी तरफ जा रहा था। मेरा मन व्यक्तिगत, मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे वह बात समझ में नहीं आई थी। ये मेरी उनकी पहली मुलाकात थी राजनीति में, मतलब कि वो आपकी पहली मुलाकात थी। फिर 2007 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा उनके सामने? नहीं, उसके बाद मुलाकातों का दौर हमारे उनके खूब चला। हाँ। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस मेरा चलता था। फिर आप पत्रकार भी हुए? नहीं, पहले मैं प्रिंटिंग प्रेस चलाता था, तो फिर उनके जो लड़के हैं वो लोग हमारे यहाँ पोस्टर और हैंडबिल छपवाने आते थे, तो फिर उन लोगों के आना जाना हुआ। फिर मैं अपना पैसा बकाया मांगने के लिए कभी उनके यहाँ वाले कार्यालय पर, कभी गोरखपुरी कार्यालय पर अपना व्यवसायिक रूप में आरोप लगाने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। तगादा करने जाता था मैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। तगादा करने आरोप नहीं है। हम भी प्रेस छपवाते हैं तो हम भी बकाया रखते हैं, तो प्रेस वाला आता है हमसे मांग के ले जाता है। ये आरोप नहीं है, तो ग्राहक और व्यवसायी के बीच, मतलब आप दोनों के बीच में एक रिश्ता और है, मतलब कि व्यवसायिक रिश्ता। राजेश त्रिपाठी जी का एक रिश्ता हाथा परिवार से ये भी रहा है कि आपके वहाँ वो पोस्टर छपवाया करते थे। हाँ, वो नहीं छपवाते थे, उनके बच्चे, उनके समर्थक। तो वो दौर रहा, फिर वो आना जाना रहा मेरा। फिर उसके बाद पत्रकारिता में आ गया, तो फिर हमारी उनकी मुलाकात जैसे आपसे होती रहती है उनसे होती रहती थी। आप हमसे करते रहते थे। आजकल जो है मैंने एक पोस्ट भी डाला था, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में मनीष कश्यप आए थे और मनीष कश्यप डिजिटल मीडिया के पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार आज भी हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है, मैं अब नहीं मानता उनको पत्रकार। वही मैंने नेता बनने के बाद पत्रकार कैसा तो अब नहीं भी होना चाहिए। अब जब वो नेता बन गए तो पत्रकार नहीं भी रहना चाहिए, फिर निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। तो मैंने एक पोस्ट भी डाला कि जब भी मेरा मनीष कश्यप के साथ कोई भी इंटरव्यू वायरल होता है या फिर सोशल मीडिया पे जाता है या फिर पोस्ट जाता है, तो लोग ये बात कहते हैं कि तू कहीं मनीष कश्यप खान नेता तना बन जाइबा। और मैं बहुत मतलब इस बात को लेके दृढ़ हूँ कि मैं आजीवन इसका निर्वाह करूँगा, मैं पत्रकार ही रहूँगा। मैं थोड़ा सा इससे आपके इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि मुझसे भी यही सवाल किया गया था कि कहीं आप नेता तो नहीं बनेंगे, राजनीति तो नहीं करेंगे, और मैंने कहा था असंभव। आप तो थोड़ा हल्का बोले हैं, मेरा एक शब्द था असंभव। और जब और दबाव बढ़ा तो मैंने कहा कि अगर ऐसा कर गया मैं, तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। जब मैं मुक्तिपथ समाज सेवा के रूप में मुक्तिपथ को चुना, नेताजी सुभाष चंद्र प्रतिमा से लेके जो भी रहा, तो तब मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो गया, और मैं मंचों से कहता था, इसलिए कहता था कि कभी कोई अगर ऐसी नौबत आई तो मुझे अपनी बात को याद रहेगा और मैं बैक हो जाऊंगा। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अगर दुनिया का सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा विद्वान अष्टावक्र, जो महाराज जनक के भी गुरु थे, और शास्त्रों में अनेक वर्णन अष्टावक्र के आते हैं, पूरी तरीके से दिव्यांग थे, वो विकलांग थे, 8 कोणों से उनके शरीर टूटे हुए थे, वो चलते भी तो लोग मजाक उड़ाते थे। और उन्होंने जब पूछा था जनक ने अपने दरबार में कि महाराज जीवन क्या है, तो उन्होंने कहा था सूखा पत्ता, इसके अलावा जीवन कुछ भी नहीं है। क्योंकि जीवन आपके बस में नहीं है, वो नियत के बस में है। और नियत क्या है? एक हवा का झोंका है। कब वो सूखे पत्ते को राज सिंहासन पे पहुंचा देगा,
न चाहते हुए भी। सूखे पत्ते का अपना कोई वजूद नहीं है। कब वो किसी मंदिर के सीढ़ियों तक पहुंचा देगा, किसी देवता के चरणों तक, और कब उसे बजबजाती नाली पर उड़ा के डाल देगा, और कब उसे श्मशान की चिता में भस्म कर देगा, ये सूखे पत्ते की नीयत को नहीं पता। सूखा पत्ता कहे कि मैं तो ढेले के साथ हूँ, दबाया हुआ हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, कब बरसात होगी और मिट्टी का ढेला गल जाएगा, पत्ता उड़ जाएगा, कुछ नहीं पता। तो जीवन हम लोगों का अष्टावक्र जी का इस दर्शन है। मैंने अपने जीवन को मैं महसूस किया है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। नियत या ईश्वर जो हमारे लिए तय कर रखा है, होता तो वो है। हम पीठ ठोक लेते हैं कि मैंने किया। तो मैं भी ये कहता था, मैं उस आपको कहा कि मैं थोड़ा सा सहमत हूँ। नहीं पता मनीष कश्यप आप दर्शकों को और पुख्ता कर रहे हैं कि कोनो भरोसा नहीं बनकर किसी का नहीं, आपका नहीं, किसी के लिए भी अगला पल क्या होगा। सपने में मेरे बाबा कभी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़े, मेरे पिता कभी चुनाव नहीं लड़े, गांव की सदस्य नहीं लड़ा, हम लोगों ने बीडीसी नहीं लड़ा, और उन्हीं का बेटा, मेरी माँ चुनाव में जब हम पहली बार हाँ किए, 1.5 साल तक मैं भागता रहा कि नहीं मैं राजनीति नहीं करूँगा। कौन फोर्स कर रहा था? बहुत ज़्यादा फोर्स कौन कर रहा था? और मेरी राजनीति में फोर्स हमको सबसे पहले तो मैं उसे व्यंग माना था, कटाक्ष माना था। डॉक्टर अयूब जो मेरे मित्र हैं, आज भी हैं, पीस पार्टी हाँ पीस पार्टी के चेयरमैन हैं वो, और राजनीतिक हम लोगों के अलग अलग हैं लेकिन हमारे मित्र हैं वो। तो उन्होंने 2004 में पहली बार उन्होंने कहा था कि पार्टनर, यही लैंग्वेज था उनका, आओ पार्टनर तुमको विधायकी लड़नी है एक दिन, और तुमको मैं लड़ाऊंगा विधायकी, और जब तुम विधायक बनोगे तो मंत्री भी बनोगे, और जब तुम मंत्री बनोगे तो तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी मैं बनूंगा। ये उनका पहला शब्द था। तो हमने कहा कि सुबह से कोई और नहीं मिला था, मैं ही मिला था। पत्रकारिता करते करते चुनाव, फिर वो जब भी उनके यहाँ मैं जाता वो यही कहते, तो मैं कि आपको विधायक बनना और मैं आपका पर्सनल आओ विधायक जी, लेकिन ध्यान रखना मुझे तुम अपना पीएस जरूर बनाना। आपने बनाया नहीं? छोड़ मैं, हाँ ये जब हुआ तो उन्होंने ये बात कही भी कि हमने अपना वादा निभाया, तुमने नहीं निभाया। तो वो करते रहे, और अंत में मुझे लगा कि शायद वो सीरियस हो रहे। पहले उसे मैंने मजाक लिया, तो हमने कहा कि गलत आप जगह पर जा रहे, मैं आपके आना छोड़ दूंगा, मैं सब करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति में नहीं जाऊंगा। और तब पंडित जी अपराजय थे और उनके सामने लड़ना मूर्खता मानी जाती थी, वो भी किसी पंडित को तो और भी, क्योंकि सो कॉल्ड ब्राह्मण। फिर आप कंट्रोवर्सी जानबूझ के अपनी तरफ क्यों खींच लेते हैं? नहीं, मैं जो दिल में है वही बोलता हूँ, जुबान में भी है। जो आप हमेशा जो है उनको कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उसके बाद से फिर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बवाल मच जाता है। तो अब वो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे दिल में जो है मैं बोलता हूँ। मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ, आगे आपकी मेरा अगला जो सवाल था, चूंकि राजनीति में आने का फैसला आपने खुद बताया कि आपका खुद का नहीं, वो मैं 1 सेकंड में पूरा कर लूँ। मैंने उनके यहाँ आना जाना छोड़ दिया। हमने कहा ना, मैं आप गलत पैटर्न पे ले जा रहे हैं, मैं आपके यहाँ आऊँगा ही नहीं, मुझे राजनीति नहीं करनी। फिर महाराज जी ने एक बार चर्चा किया कि राजेश राजनीति करनी है। हमने कहा नहीं महाराज जी, ये काम नहीं करूँगा। महाराज जी यानी महाराज जी माने आज के माननीय मुख्यमंत्री जी और गोरक्षपीठाधीश्वर जो हैं। तो उन्होंने कहा, हम नहीं महाराज जी, मुझे राजनीति नहीं करनी। तो कहा चलो ठीक है, सोशल वर्क कर रहे करो। उस समय वो सांसद थे और फिर वो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर कांग्रेस की तरफ से भी एक सज्जन मुझसे मिले और कहे कि क्यों नहीं आप राजनीति में आते हैं? हम कहा नहीं भैया, मुझे राजनीति नहीं करनी। भाजपा की तरफ से जो है वो एक नेताजी हैं गगहा के, तब वो भाजपा के किसी बड़े पद पे थे, तो कहे कि मैं चाहता हूं कि आपको राजनीति में आना चाहिए। हमने कहा नहीं, गलत, मैं ये काम नहीं करूंगा। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर थे गोरख बाबू, जो बैंक कर्मी थे, उन्होंने कहा कि आपको बीएसपी ज्वाइन करनी चाहिए। हमने कहा मैं राजनीति नहीं करनी, तो ये मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर अयूब ने यह बात कही थी। उसके बाद हमारे एक मित्र अब दुनिया में नहीं हैं, श्री उमेश शाही, गुड्डू शाही जी, वो एक दिन मिले और कहे कि अध्यक्ष जी हमको कहा करते थे वो, क्योंकि मुक्ति पथ का मैं अध्यक्ष था, व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष था। तो कहे कि अध्यक्ष जी आप हाँ करते तो बसपा से आपको टिकट दिलवा दिया जाता। तो हमने कहा डॉक्टर अयूब से मिल के आ रहे हैं क्या?
तो कहे नहीं वो भी कर रहे हैं क्या, तो हमने कहा वो भी कर रहे थे। तो कहा अब तो मिलना पड़ेगा उनसे, हमने कहा मिलिए, मैं उनके यहाँ जाना छोड़ दिया। फिर तो गुस्सा काहे हो गए, वो तो कह ही रहे थे ना, तो इसमें बुराई क्या थी? नहीं, मुझे लग रहा था मुझे चिढ़ाया जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाया अच्छा, जा रहा ठीक है, है। क्योंकि जिसके सामने लड़ने की बात हो रही थी, खाते में कभी 500 रुपये, कभी 1200 रुपये, कभी 1000 रुपये, पॉकेट में कभी 3-3 4-4 दिन तक बोहनी नहीं प्रेस की होती थी। प्रेस, राष्ट्रीय सहारा प्रेस का पत्रकार था, वहाँ से अगर महीने का मेरा वेतन नहीं आता तो मेरा काम नहीं चलता। तो अच्छा, आपको वेतन मिलता जी, था? मैं पहला और इकलौता ग्रामीण रिपोर्टर था जो पेई था, तो उससे हमारा काम चलता था। अब उसके बाद आप इस तरह के ले रहे थे। फिर बाबू कल्पनाथ सिंह जी जो यहाँ 4 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, वो एक दिन आए और कहे कि मेरा एक आदेश है। हमने क्या, तो आपको चुनाव लड़ना है। हमने कहा ना, कहा भी नहीं, और ये आप लोग मिलकर अब साजिश रच रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें, फिर इसी लोग इकट्ठा हुए, फिर क्या क्या खेल हुआ वो लंबा है। फिर अंततः मुझे मैं अपनी माँ पे आ रहा हूँ जहाँ शुरुआत हुआ था सवाल। अंततः जब हमने कहा कि एक बार मिल तो लीजिए, मत लड़िएगा, मिल तो लीजिए, और मुझे फिर उस तत्कालीन बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी से मिलवाया गया दिल्ली में। जब मैं हाँ किया तो ये सूचना मेरे घर पहुंच गई, और सबसे पहले मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है। को बाबू तो हमारे आखी का इकलौता लड़किया बाड़ा, पुतरी बाड़ा, तो के चुनाव नहीं लड़ेगा। हमने कहा अम्मा, एक 75 साल की महिला का जो दूसरा मेरा, जो आप कह रहे हैं कि आप क्यों कंट्रोवर्सी वाले बयान देते हैं, एक 75 साल की विदुषी महिला जो अब ब्रिटिश हुकूमत काल में जो मिडिल स्कूल पास की थी, उस समय इससे बड़ा स्कूल कोई मिडिल से ज़्यादा बच्चियों का था ही नहीं, और कोई एजुकेशन था नहीं। वो महिला कहती है कि, मेरी माँ कहती है कि तू लड़बा तो जीत जेबा हम जानत हैं, लेकिन तू फिर मार जेबा हम इहो जानत हैं। अच्छा, ये शब्द क्या है भारतीय लोकतंत्र में, कि भारत के लोकतंत्र में एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि लड़ोगे और जीतोगे तो मारे जाओगे। ये कौन सा लोकतंत्र है चिल्लूपार में? मैं इसलिए कंट्रोवर्सी जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ वो रूप दिखाया मैंने, दूसरा ये भी। तो हमने कहा कि अम्मा नहीं लड़ब, बस ये बताओ मरब कि नहीं। तो कहने मरे के तो पक्का है। तो हमने कहा मरे के पक्का है, तय जगह तय है, तारीख तय है, तो फिर नियत जौन करत ये करे दे। फिर वो बाबूजी से कही, बाबूजी ने कहा कि याद ले जौन कैले बाना सही कैले बाना, इसलिए एहू में हम अच्छा बुरा कुछ नहीं कहब। अगर इनका मन, बाबूजी ने मेरा सपोर्ट किया। लेकिन बाबूजी के अलावा, मेरे पिता के अलावा, मेरे परिवार के किसी सदस्य ने, न मेरे चाचा ने, न मेरे ससुर ने, न मेरी सास ने, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। उस समय का दौर ही ऐसा था। तो सब मिला जुला के फिर 2007 में आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और उसके बाद से फिर 2012 में पुनः चुनाव लड़ते हैं, और इस बार जब जीतते हैं तो मंत्री भी बन जाते हैं। ना, 2007 में मैं चुनाव लड़ा, बीएसपी की सरकार बनी, और मैं 2 विभागों का राज्य मंत्री बनाया गया। एक, अच्छा, पहली बार में ही आप राज्य मंत्री बन गए। चिकित्सा शिक्षा विभाग मिला मुझे, जिसके में होम्योपैथ चिकित्सा और शिक्षा मुझे मिला, और धर्मार्थ कार्य विभाग, जिसकी कैबिनेट स्वयं मुख्यमंत्री थी, तो धर्मार्थ कार्य मेरे पास मिला, और मैं राज्य मंत्री बना। फिर 2012 में आप पुनः जो है, और मैं बता दूं कि चुनाव के 15 दिन, परिणाम आने के 15 दिन पहले मेरी माँ अस्पताल में दम तोड़ गई, और ये कहते हुए डॉक्टर से दम तोड़ी कि बाबू हमारे बच्चे हैं नहीं। ये आखिरी शब्द थे डॉक्टर समीम आबदी से नर्सिंग होम में मेरी माँ के। वो चुनाव के दौरान ही वो हादसे में उसको लगा कि अब ये नहीं बचेंगे। 2012 में आप दोबारा चुनाव जीतते हैं, उसके बाद से फिर 2017 आता है। ये चुनाव लड़ने के दौरान की बात है। 2012 का चुनाव भी कुछ अलग रहा है, आसान नहीं था। नहीं, 7 का चुनाव तो तिवारी जी के खिलाफ था, मैं चिल्लूपार से था। 12 का जब चुनाव आया तो पूरी तरीके से दोनों 2 क्षेत्र होते, धुरियापार और चिल्लूपार एक हो गया था। और धुरियापार के राजनीतिक महारथियों में श्री मार्कंडेय चंद जी का नाम माना जाता रहा, 4 बार के विधायक, मिनिस्टर कई 3-3 बार के, और एक
महारथी परिवार ही कहेंगे। और उनके बीच में इन दो जैसे ये माना जाता था कि धुरियापार में चंद परिवार का वर्चस्व रहता था, हाँ, और चिल्लूपार में तिवारी जी का वर्चस्व रहता था। तिवारी जी का वर्चस्व रहता था। इन दो वर्चस्व वालों के बीच में मैं था, और उसमें फिर उसमें ये हो गया था कि मेरा टिकट भी हो गया था कि कट जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि तिवारी जी का नाम आ गया था कि तिवारी जी बसपा से उन लोगों की डील हो गई है और बसपा जो है उनको टिकट देने जा रही है। अखबार में छप भी गया था कि हरिशंकर तिवारी करेंगे हाथी की सवारी। तो हम मान लिए कि चलो एक बार, मैंने दैनिक भास्कर का आर्टिकल पढ़ा। हाँ, तो एक माँ ने भी मान लिया, चलो एक बार नियत ने दिया था, मौका हो गया कोई बात नहीं, चलो उनको लड़ाएगी पार्टी है, अपना काम करे, जिसको चाहे लड़ाए। फिर अचानक फ़ोन आता है कि नहीं, उनको नहीं लड़ाया जाएगा, आपको लड़ाया जाएगा। फिर 15 दिन पहले चुनाव के मुझे अचानक कहा गया। फिर मैं चुनाव लड़ा, और धुरियापार चिल्लूपार साथ में लड़ा था, तो बीएसपी के मैं उससे लड़ा था सिंबल से, और बीएसपी पहली बार आज़ादी के दौरान में पहली बार 6 बार प्रयास के बाद पहली बार चिल्लूपार जीती थी। और जब धुरियापार चिल्लूपार एक हुआ, तो जो धुरियापार चिल्लूपार एक होने के बाद का जो पहला विधायक हुआ, यह भी सौभाग्य मेरे नाम रहा कि बसपा से, वो बीएसपी से रहा और वो मैं वहाँ का विधायक हुआ। 17 में फिर विनय शंकर तिवारी को बसपा से टिकट दे दिया गया। आपका बयान आया कि बहन मायावती जो है आपके साथ धोखा की, 10 करोड़ में सारा डील फाइनल हो गया। 12 करोड़ में 12 करोड़ में, लेकिन 10 करोड़ आर्टिकल में छपा था, वो जो मैं दैनिक भास्कर और तमाम अखबारों का पन्ना कल जब पलट रहा था तो वहाँ पे देखा कि 10 से 12 करोड़। तो ये आंकड़ा आपको ठीक ठीक है, मैंने ये मतलब कई लोगों से सुना कि बहन मायावती जो है मिलने का भी जो है कुछ ना कुछ मामला उनका रहता है, ये मैंने लोगों से सुना है। ये आरोप आप भी लगा दिए, तो ये आंकड़ा कैसे पता चलता है कि 10 करोड़ 12 करोड़ चलता है पता? कोई चीज़ छिपती कहाँ है, कोई चीज़ छिपती नहीं है। या फिर बस ऐसे टिकट नहीं मिला तो आपने आरोप लगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब वो बात कह रहा था तो ये भी कह रहा था कि साथ में उन्होंने हमसे एक पैसा नहीं लिया। मैं तब ये भी कह रहा था कि मुझसे उन्होंने 12 में पैसा नहीं लिया, मैं भी तो कह रहा था कि नहीं लिया। मैं ये भी कह रहा था कि सदर प्रसाद भी जब टिकट पाए थे तो उन्होंने पैसा नहीं लिया था। तो कुछ लोगों से पैसा वो नहीं लेती हैं, जिनके पास पैसा होता है और जो पैसे के दम पर ही राजनीति करना चाहते हैं, तो पार्टियां अपने हिसाब से उन लोगों से करती होंगी डील। तो मेरे पास जो सूचना ये है कि इन्होंने जो है वो एक सिटिंग सीट को लगा उनको कि करना चाहिए, और हमारी आगे की राजनीति। आपके रिश्ते कैसे थे मायावती जी से? अच्छे, अगर रिश्ते अच्छे नहीं होते तो मिनिस्टर क्यों बनाती मुझे? लेकिन फिर बाद में ऐसे धोखा तो नहीं देना चाहिए था? किसको? आपको? इसे धोखा नहीं हम कहेंगे, राजनीति का एक पार्ट मानते हैं इसको? हाँ बिल्कुल मानते हैं। धोखा कैसे है? ये नेतृत्व का निर्णय है कि वो क्या समझता है पार्टी हित में। हो सकता है पार्टी को पैसे की आवश्यकता ज़्यादा रही हो, उन्हें लगा हो कि राजेश जैसा कार्यकर्ता तो फिर मिल ही जाएगा मुझको, कोई ना कोई पार्टियाँ तैयार कर ही लेती हैं। पैसा महत्वपूर्ण था और ये पैसा अच्छा खासा दे रहे थे, तो अब 10-12 करोड़ रुपए ले करके अगर एक टिकट कटता है तो क्या दिक्कत पड़ती है? 4 राजेश 10 राजेश पैदा हो जाएंगे, तो उन्होंने कर लिया होगा। हो सकता है राजेश त्रिपाठी अपने आप को कमजोर नेता के तौर पे क्यों प्रोजेक्ट करते हैं? मैं कमजोर ही हूँ, मैं कोई ताकतवर बाहुबली बलशाली नेता नहीं हूँ। मैं लेकिन आप विधायक नेता हाँ विधायक हूँ। तो विधायक का मतलब क्या हुआ? विधायक कमजोर, जिसके साथ जनता है वो कमजोर कैसे? नहीं, हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं, जनता, मैं सेवक हूँ जनता का, जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की आवाज़ हूँ मैं। मेरा काम जनता की आवाज़ को विधानसभा के गलियारे में ले जाना, जनता के लिए कानून बनाना, जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाना, यही मेरा काम है। इसमें ताकतवर बाहुबली इसमें होना का, मैं तो पोस्टमैन हूँ। जनता के विकास की चिट्ठी की मांग को शासन तक पहुंचाता हूँ, शासन के मनी ऑर्डर को विकास का जनता तक लाता हूँ, तो मैं तो पोस्टमैन हूँ। मुझे जब आपका इंटरव्यू करना था तो हमने एक पोस्ट डाला इनसाइड भारत टीवी के फेसबुक पेज पे, और आज अपने पर्सनल पे व्यक्तिगत प्रोफाइल पे भी डाला कि आप चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी जी से जो जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हाँ। अब चूंकि जो है, अब जो फेसबुक होता है, जो सोशल मीडिया होता है, उसमें आपके भी समर्थक हैं। हाँ। और विपक्ष के पार्टियों के भी समर्थक हैं, लेकिन उसमें से एक सवाल मुझे बहुत शानदार लगा और मुझे लगा कि आपसे पूछना भी चाहिए। मुझसे कहा गया, मतलब कि उस कमेंट बॉक्स में, कि आप ये जरूर पूछिएगा
कि राजेश त्रिपाठी विकास कार्यों को लेकर ज़्यादा राजनीति नहीं करते हैं चिल्लू पार की, वो हाथा परिवार को कोसने की राजनीति ज़्यादा करते हैं। मतलब कि उनकी सारी राजनीति हाथा परिवार के आसपास रहती है। जब भी विकास की बात आती है, इसी बहाने आप यह भी बता लीजिए, मतलब कि मेरा सवाल यह भी है कि चिल्लू पार के लिए क्या क्या आपने अब तक किया। देखिए, अब मुझे नहीं पता वो कौन से सज्जन है, क्यों कह रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट मैं आपकी बात पे भरोसा कर रहा हूँ। नहीं, लोग जान भी जाएंगे ना कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, है। आ रहा हूँ। देखिए, सवालों से मैं कभी नहीं भागता, मैं सवालों का, और न मैं, कई बार ऐसा हुआ है, कई जर्नलिस्ट, क्षमा करेंगे मैं आप उस पर शामिल नहीं हैं, कई जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैं सवालों को भेज देता हूँ आपके पास, आप उचित समझिए तो इन सवालों का जवाब दीजिए, वह कहिए न पूछूं। और मैं ये साफ कहता हूँ कि आप सवाल भेज क्यों रहे हैं मुझे, आप सवाल करिए, उसका जो जवाब होगा मैं दूंगा। तो मैं सवालों को चयन भी नहीं करता, मेरे उस पर नहीं है, और न किसी तरह के सवाल से भागता हूँ। जो सज्जन हैं उनकी पीड़ा हो सकती है, वो उनके समर्थक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे भी हो सकते हैं। मैं बिल्कुल उनको अनावश्यक नहीं घेरता, अनावश्यक उन्हें किसी भी बात पे नहीं लाता। लेकिन यह भी सही है कि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी वही हैं चिल्लू पार में। तो अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं और मुझे राजनीति करनी है और प्रतिद्वंदी लगातार राजनीतिक परंपराओं से अलग हट के वार कर रहा है और मुझसे आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी नहीं करने के लिए कह रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी क्यों? भाई, जब मैं कहता हूं कि कोई पूछे उनसे कि लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने और हारने और जीतने का जनता को जाता है, फिर लोकतंत्र से किसी को खत्म नेस्तनाबूद करने के लिए सुपारी देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? न जाने कितने लोग हारे होंगे, उनकी तो किसी ने सुपारी नहीं दी। तो आप किसी की जान लेने पे तुले हों, आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में गंदे आरोप लगा करके चरित्र हनन कर रहे हों और दूसरा उनसे राजनीतिक अपनी बात भी ना रखेगा, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी वही हैं, तो मैं बात किसी करूँगा? उनसे कोई कह दे कि आप राजेश त्रिपाठी क्यों करते, तो उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी मैं ही हूँ, तो कोई बात करेंगे। भाई, उन्होंने क्या किया? जब उनके पिताजी की प्रतिमा हटी तो उन्होंने सबसे पहले किसका नाम लिया? क्या पता किया उन्होंने किस पे कहीं राजेश है? राजेश तो था ही नहीं कहीं उसमें। लेकिन क्या किया गया, क्यों किया गया? तो मेरे लोगों ने तो नहीं कहा क्यों कर रहे हैं आप, ये विषय नहीं है। दूसरा, मेरा एकमात्र जो लक्ष्य है चिल्लू पार का, क्योंकि मैं यहीं का राजनीति कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य, मैं 2007 में जब चुनाव लड़ने आया उस समय मेरा लक्ष्य विकास नहीं था। जो पहला लक्ष्य था, जो मेरा पहला उद्बोधन था, वो ये था कि राजनीति से अपराधीकरण के खात्मा होना चाहिए। राजनीति में अच्छे पत्रकार, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे वकील, अच्छे किसान, अच्छे उद्योगपति, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लोगों को जाना चाहिए। अपराधी की जगह जेल होनी चाहिए। अपराध वालों को, अपराध करने वालों को मान्यता मत दो, वरना कभी एक ट्रेंड बन जाएगा, चलो 2-4 हत्याएं करते हैं, अपराध करते हैं, नेता बनते हैं। और वो ट्रेंड बिहार से लेके कुछ चलो तक इन लोगों के आने के बाद चला भी। लेकिन ये ट्रेंड जो है, अब चूंकि जो है मैं इस सवाल को सिर्फ चिल्लू पार तक न सीमित रखे, हाँ, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, कि इस बात का दावा लगभग हर पार्टी करती है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन अगर खंगाला जाए तो लगभग अवसर के साथ, मैं ये आरोप लगा रहा हूँ और सबके ऊपर लगा रहा हूँ, अवसर के साथ सब लोगों ने बाहुबलियों को मौका दिया है चुनाव लड़ने का। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। मैं स्वीकार करता हूँ इसे, ये हुआ है। स्वयं यही महोदय यहीं से जो है वो गठबंधन से लड़े थे, एक वोट राम को एक वोट काम को, वो भी हुआ था। मैं इससे कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ये राजनीतिक मजबूरियाँ दलों की हो सकती हैं, लेकिन मैं जब आया था तो मैं यही कह रहा था कि हमारा रोल मॉडल, हमारा नेता कैसा होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, ये बदलाव आना चाहिए। मैं उसमें सफल हुआ। मैं ये भी कह के आया था कि राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत चिल्लू पार से हुई थी, तो राजनीति के अपराधीकरण का खात्मा भी चिल्लू पार से होना चाहिए। क्योंकि
दुनिया का कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बेटे को अपराधी बनाना चाहे। तो फिर नेता हम क्यों बनाना चाहते? हम दामाद अब अपराधी नहीं एक और खोजते। एक और आपने बिल्कुल लाइन दे दिया। बिल्कुल, हम दामाद अपराधी नहीं खोजते, हम पड़ोसी अपराधी नहीं खोजते। जान जाए कि फला व्यक्ति अपराधी है तो जल्दी बगल में ज़मीन लेना नहीं चाहते हैं। तो जब हम जीवन के किसी मोड़ पर अपराध से जुड़े लोगों को इग्नोर करते हैं तो राजनीति में भी ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए। वो राजनीति करने वालों को भी करना चाहिए, दलों को भी करना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी करना चाहिए, सोशलिस्ट को भी करना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि विद्वान लोगों ने जब आरती उतारी थी तभी मेरा मन खटका था, तब मैं राजनीति में आने का वो नहीं था। मेरा सिर्फ इतना कहना है विकास जी कि मेरा लक्ष्य दो था। एक तो राजनीति से अपराधीकरण की मुक्ति होनी चाहिए, अच्छे लोग, नए लोग समाज से, सेवा से या विभिन्न क्षेत्रों से आना चाहिए। दूसरा, मैंने तब भी कहा था कि बिल्कुल तिवारी जी ने सड़कें बनवाई, इसमें नो डाउट। ये अलग बात रही कि मैंने कहा था कि सड़कें उन्होंने इसलिए बनवाई क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे और ठेकेदार का पहला काम तो एक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मैं उनको नहीं, मैं कोई आरोप नहीं कर रहा। लोग बिजनेस करते हैं, हमारे बहुत से मित्र हैं, उसमें बहुत से लोग ठेकेदार भी हैं। ठेकेदारी करना एक व्यवसाय है, बुरा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई, मैं तो कहता था कि भैया खांची भी उन्हीं की, कुदाल भी उन्हीं की, सरकार भी उन्हीं का, टेंडर भी उन्हीं का, कंपनी भी उन्हीं भी, पेमेंट भी उन्हीं को, वो बिजनेस भी कर। लेकिन चिल्लू पार का ये हुआ कि भाई कम से कम सड़कें तो बनी, इसमें नो डाउट। मैंने ये कहा कि भाई सड़कें उन्होंने बना लिया और वो कहते थे कि सड़कें धमनियाँ होती हैं विकास की, उनके मंचों से कहा जाता था। एज ए पत्रकार मैं लिखता था, हेडिंग देता था, सड़कें विकास उनके पक्ष में आप लिखते थे? हाँ, अरे पक्ष में नहीं लिखता था। पक्ष मतलब उनकी तारीफ में लिखते थे? ना मैं पक्ष में लिखता था ना विपक्ष में लिखता मेरे था। कहने का मतलब ये कि क्या आप उनकी तारीफ करते थे उनके कामों की? बिल्कुल, जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया था वो मैं शानदार ढंग से लिखता था और वो अपने लोगों को बुला के कहते थे कि देखो भाई लिखेला तो हमारे खिलाफ है, आज झगड़ा बढ़िया लिखले बा, एगो तो लोन बाड़ा, रोज हमारे पक्ष में लिखेला, लेकिन इतना बढ़िया नहीं लिखला। तो लोग आप कहते थे कि तुम्हारी लिखने में, लेकिन आपका जवाब नहीं है अभी भी। धन्यवाद आपको। लेकिन लिखने के जवाब इसमें मेरे माता पिता का ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेरी माँ आध्यात्मिक थी तो किताबें पढ़ाती थी, लिखवाती थी, आलेख सुलेख लिखवाती थी। शब्दों का चयन, मेरे व्याकरण मेरे पिता ने ठीक कराया और मेरे गुरुओं का। तो मेरा विकास का जो मुद्दा था तो मैंने वो कार्य किया। सड़कें उन्होंने बनवाई, सड़कें हम भी बनवा रहे हैं। जब से विधायक हुए हैं तब से सड़कें बन रही हैं, मैं भी बनवा रहा हूँ। लेकिन तिवारी जी 5-4 बार मिनिस्टर रहे, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। विज्ञान प्रौद्योगिकी का कोई एक 10x10 का कार्यालय भी चिल्लूपार में हो, गोरखपुर में हो, उनके कार्यकाल में। स्टाम्प शुल्क पंजीयन मंत्री, कोई स्टाम्प शुल्क विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके पूर्वांचल क्षेत्र में कुछ भी उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की हो, एक भी कोई कार्य किया हो। वो मनोरंजन कर मंत्री भी रहे, वो रेशम उद्योग मंत्री भी रहे। एक कोई रेशम के कीड़ा का भी जो है किसी किसान को अगर प्रोत्साहित किया हो, एक किसान भी कोई रेशम का किया हो। लेकिन एक साधारण से पत्रकारिता करने वाला किसान का बेटा, व्यवसायी का बेटा कैबिनेट मंत्री रहा करते थे, सरकारें बनाया बिगाड़ा करते थे। अब आप कहेंगे साहब फिर आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन एक राज्य मंत्री होते हुए विधानसभा, अपनी विधानसभा में 100 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज न सिर्फ लाया, आज हर साल 125 डॉक्टर चिल्लू पार से बनकर निकल रहे हैं। और जहाँ मेडिकल कॉलेज बना है ना, वहाँ कभी कट्टे और बम बना करते थे, झुरमुट हुआ करता था जंगल, और उस पर अपराधी छिपते थे। तो जहाँ कट्टे और बम बना करते थे वहाँ डॉक्टर निकल रहे हैं। प्रत्येक वर्ष देश को 125 डॉक्टर BHMS के मिल रहे हैं। धर्मार्थ विभाग का मैं मंत्री था तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काशी को सजा रहे हैं वो, लेकिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जो शुरुआत हुई, मुझे इस बात का गर्व भी है और संतोष भी है कि जिसकी शुरुआत धर्मार्थ मंत्री रहते पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ था, आज वो बन करके तैयार है। तो ये कार्य कर पाया।
मेडिकल कॉलेज बना, ITI कॉलेज आपके सामने है, या हर साल चिल्लू पार में बंधे के नाम पे धंधा होता था, कट गया कट गया कट गया, भाग गया भाग गया भाग गया। बैरिया बंधा तो अभी तक मतलब कि आप ही की सरकार ने रोक रखा है। नहीं, आपका कई बार ये आरोप आपका- लगा है। आपका- नहीं कई बार ये आरोप लगा है बैरिया बंधा जो अगर एक बार बंध जाता आपका नहीं मैं जो एक इंटरव्यू ले रहा था आपकी पूर्व जानकारी, विधायक, मैं आपको बता दूं, मैं सवाल पूरा कर लूं। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी का मैंने एक इंटरव्यू किया, बाढ़ के समय की बात है, आपने देखा होगा कि मैं भी इतने इतने पानी में चल के कवर किया था। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बैरिया बंधा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक रखा है, अगर वो उसको बनने दिए होते तो ये नौबत नहीं आती। कई सारे गांव हर साल मतलब कि कुछ ना कुछ गांव कट ही जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, वो नहीं होते। बैरिया बंधा, हाँ जवाब दूं? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि जो कोठा से लेके और आछीडीह तक जो बंधा पंडित रघुनाथ चतुर्वेदी जी के समय में कुछ बना, कुछ कल्पनाथ सिंह जी के समय में बना, और जब तिवारी जी का कार्यकाल आया तो उस पर भी कुछ उन्होंने भी कराया। लेकिन हर साल वो बंधा केवल वहाँ बिजनेस होता था, ट्रकों का सैकड़ों ट्रक आते थे, गिरते थे, चलते थे। हम जब विधायक हुए, मंत्री हुए, तो अस्थाई उस बंधे को चौड़ा कराया, ऊंचा कराया, और कोठा से लेके और आछीडीह तक 45 किलोमीटर बंधा पूरा पक्का पिच करा दिया। अस्थाई समाधान 250 करोड़ रुपए में उसको करा दिया। आज ये किस कार्यकाल में आपने करवाया था? 2007 से लेकर के 2017 के बीच में, ठीक, मतलब 10 दोनों वर्षों कार्यकाल में में, ठीक। 250 करोड़ रुपए में, ठीक है, एक अस्थाई समाधान हो गया। अब जब ये जो आप कह रहे हैं बैरिया वाला, ये कब ये प्रस्ताव ले जाया गया इसको? ये राजेश त्रिपाठी ने ही प्रस्ताव दिया इसको। BSP के कार्यकाल में जब मैं विधायक मंत्री था, कि ये बंधा बन गया तो अगर ये बंधा हम लोग आगे बढ़ा दें तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है। उसको रेगुलेटर, पंप हाउस, ये प्रस्ताव मेरा था। 17 में ये आए महोदय, बिल्कुल सही है, इन्होंने किया होगा प्रयास। मैं कैसे कहता हूँ कि विधायक हैं तो नहीं करेंगे, कर किए होंगे। वो उसकी स्वीकृति आई, मतलब यहाँ से बना। महाराज जी की सरकार थी, महाराज जी की सरकार ने ये पूछ लिया कि इसका आप लोगों ने पूरा देख लिया है ना कि कितनी ज़मीन लगेगी, कितना गांव का भला होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, इसका डिटेल भेजा जाए। पता ये लगा कि जो दूसरा सर्वे रिपोर्ट गया तो पता लगा कि ये बंधा बैरिया खास जो 10,000 की आबादी वाला गांव है, बैरिया खास गांव को नदी के पेटे में लेते हुए बाहर से बन रहा है, ठीक। अब 10,000 की आबादी वाला गांव नदी में रहे और बंधा बन जाए, क्योंकि ठेकेदारों का भला होगा। भाई ये तो सरकार का काम है ना कि लोगों का भला हो। मोहन पवहरिया गांव उसके नदी के अंदर था, मोहन पवहरिया गांव को छोड़ के बनाया जा रहा था। और सबसे बड़ा जो संकट खड़ा था कि जब इस बंधे को कर दिया गया, अगर बन गया, तो पटना ग्राम, पवहरिया गांव, ठीक, सरिया गांव, दिस्तवलिया गांव, बगहा गांव, रामनगर गांव, कोलखास गांव, इन गांवों को अभी जो रिपोर्ट गई है कि इन गांवों को फिर हमें कहीं और बसाना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों से बंधा बना रहे हैं तो ये बंधा ये पूरा फोर्स पानी का बहा ले जाएगा इसको। तो हमें पहले इन गांवों को बचाने का भी उपाय करना होगा। ऐसा नहीं को फाइल दब गई है, बढ़ गई है, तो काम होगा उस पर आगे काम लेकिन किया तो था समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज गोला और हाजीपुर के पुल का जो सवाल आपका हो सकता है कोई लिखा भी हो, हाँ होगा, मैं उस पर आ रहा हूँ। लेकिन इसके हाथ आप ले लीजिए अभी उसको। 2000 उस पुल के जनता ने मांग किया, मैं विधायक था, मैं उस जनता की आवाज़ को हाउस पे ले गया 2012 में। पुल का मेरे आवाज़ पे, उसके बाद मैं उस पर अखिलेश जी से मिला, शिवपाल जी से मिला, सिंचाई मंत्री थे वो, आप विपक्ष में थे, लेकिन मेरी मुलाकात तो होती थी, क्योंकि मेरा मानना है मैं विपक्ष सारे साल की विधायक हूँ, तो मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जिसकी सरकार है उसके दरवाजे पर जाने मुझे कोई परहेज नहीं।
लोकतंत्र भी यही है। मैं और लोगों की तरह नहीं था कि नहीं, मैं कुछ भी मेरा क्षेत्र बर्बाद हो जाए, मैं योगी जी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। योगी नहीं, मुख्यमंत्री का दरवाजा है वो। मैं कई बार गया और अंततः उसको स्वीकृत कराया। जनता यह मांग कर रही थी, लेकिन सदन में उसकी लड़ाई में लड़ रहा था और स्वीकृत कराया। लेकिन हुआ क्या, 2015 में स्वीकृति मिली, आनन फानन में 16 में उसका शिलान्यास किया गया कि सरकार आ रही है या आने वाली है या आ जाएगी, और 17 में योगी जी आ गए। 228 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, मात्र 40 करोड़ रुपए टोकन मनी दिए गए थे। ठीक है, उसमें भी 16 करोड़ ही अवमुक्त हुए थे, और 1 रुपए का भी काम सिंगल मौके पर नहीं हुआ था, और योगी जी की सरकार आ गई। अगर वो राजनीतिक विद्वेष पर रोका जा रहा था, ऐसा आरोप लगता है, तो फिर यार 16 करोड़ रुपया जारी हुआ था, जमीन पे कोई काम था नहीं, रुक जाता, और मैं विधायक हो नहीं पाया था। जिसने पुल लाया उसे हरा दिया गया था। तो मैं भी कहता यार अगला जाने, हमसे क्या मतलब। लेकिन मैं लगातार योगी जी से मिलता रहा, चुनाव हारने के बाद भी। सर वो प्रोजेक्ट कल वो तो आजमगढ़ का प्रोजेक्ट है। हमने कहा नहीं, वो चिल्लू पार के भविष्य का प्रोजेक्ट है, वो गोला की तकदीर बन जाएगी, उससे चीनी मिल फिर से चालू हो जाएगी, जो भी चीज़ें हैं हम लोग की तकलीफें कम हो जाएंगी। 228 करोड़ रुपया योगी जी ने जारी किया उस पर। मैं बात कर रहा हूँ उसी बैरिया खास उसको जोड़ते हुए। परिणाम क्या हुआ, इतनी खराब डिजाइन बनाई गई थी आनन फानन में कि 250 करोड़ रुपए लगाने के बाद गोला हाजीपुर का पूरा अंदर का पुल केवल बचा है, अंदर का पूरा बह गया। क्योंकि नदी में आप काम कर रहे थे, पुलिया आप दे नहीं रहे थे। पुलिया दे रहे थे तो उसका वो सेफ गार्ड नहीं दे रहे थे, बोल्डर पिचिंग नहीं दे रहे थे। ठीक है, मैं बात उसकी बात कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। एक ऐसी डिजाइन बनी कि 228 करोड़ खर्च हो गए और काम बंद हो गया। इन्होंने फिर 350 करोड़ रुपया मांग दिया। अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब 19 में पुल बन जाना था और मैंने 17, 18, 19 मिला करके 250 करोड़ दे दिया, 225 करोड़, फिर 350 करोड़ क्यों मांग रहे हो। तो इन लोगों ने कहा कि साहब बह गया। तो कहा बह गया तो डिजाइन किसने बनाई थी, पहले जिम्मेदारी तय करो। अब अधिकारी अपने विभागीय लोगों को बचाने लगे, जिसमें विलंब हुआ। फिर वो लड़ाई में लगातार लड़ा और लड़ करके अब जा करके 350 करोड़ रुपया की टेक्निकल स्वीकृति मिल गई। अब बजट मतलब मंजूरी मिल गई, अब मिलने जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कछार का रहने वाला हूँ। आनन फानन में पुल बनवाने के लिए या बंधा बनवाने के लिए बैरिया खास आछी डी सरिया का अपने लोगों को 10,000 20,000 लोगों को बहवा दूँ। पूरी तकनीकी जांच, कैसे वो बंधा भी जरूरी रहे और एक घर भी और बचे, कटे ना, इसका उपाय करना है। विलम्ब भले हो जाए, लेकिन किसी तो की इलाका बर्बादी नहीं होनी मैं आज चाहिए। ये मतलब कि आप ये जनता से कह रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि बैरिया खास वाला बंधा बहुत जल्द बनेगा, उस पर काम शुरू होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बैरिया खास के बंधे के, बैरिया खास नहीं, आछी सरिया उसका नाम है। उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने उस पर काम तो किया नहीं है। वो तो हवाई नेता बन के आए, पिता की गद्दी मिली थी, ले लिए थे। बैरिया खास बंधा नामे नहीं है उसका, कभी फाइल पढ़े तब तो भाई देखिए, उसका नाम है आछी सरिया बंधा। बैरिया खास के नाम पर उसे चढ़ाया जा रहा है। बैरिया खास को तो नदी के अंदर 10,000 के गांव को ढकेल दिया गया। राजेश त्रिपाठी लड़ करके बैरिया खास को और बंधे को खींच के कहाँ ले गए, बैरिया खास को ले आए इधर और नदी के किनारे ले गए बंधा। अभी मोहन पौरिया फंसा है। मैं कह रहा हूँ मोहन पौरिया को भी ले आइए, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये आश्वासन दे दीजिए ना, वो फाइल नहीं, ये तकनीकी विषय है। क्या उसकी स्थिति हो, क्योंकि राजेश त्रिपाठी उस पे लगेंगे, लगे हुए हैं, लगेंगे नहीं। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो बंधा मैं एक ऐसा विधायक हूँ जिसका 5 बार घर कट चुका है। उसके बाबा के समय में कटा, मेरे पिता के समय में कटा, 5 बार घर मेरा बना है। कछार का दर्द मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। तो मैं चांदी का चम्मच लेकर के, मैं यहाँ के और लोगों की तरह चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ।
कछार में पैदा हुआ हूँ, नदी के किनारे पैदा हुआ हूँ, मुझसे ज़्यादा कछार का दर्द कैसे गुजार देगा? मैं पॉइंट आरोप ठीक है, आपका काम है, आप दोनों लोग एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप लोग आरोप लगाते रहिए, लेकिन मेरा सवाल इन सबके बीच में सिर्फ इतना सा है कि राजेश त्रिपाठी जी जो कि मौजूदा के माननीय विधायक हैं चिल्लू पार के, वो लगे हुए हैं और बहुत जल्दी कुछ शुभ संकेत मिलेगा। नहीं, आपको बता दूं, आप मीडिया से के साथी हैं और हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ हम तक, हमारी आवाज़ जनता तक ले जाते हैं। अभी एक और तकनीकी मामला फंसा है उसमें, हम लोग उसको लेकर तमाम तकनीकी नहीं, आप जानना चाहिए आपको नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, हम चूंकि सवालों का एक लंबा बस मैं खत्म कर रहा हूं। राम जानकी मार्ग जो पैदल चला, उसके लिए 100 किलोमीटर 5000 लोगों को लेकर चला हूं। राम जानकी मार्ग 900 करोड़ रुपए केवल चिल्लू पार में बन रहा है। राम जानकी मार्ग जो बड़हलगंज से पटना जा रहा है उसमें 13 पुल दे दिए गए हैं ताकि सरयू राप्ती का पानी मिलता रहे। सिंचाई विभाग ने एक आपत्ति भेज दी है भारत सरकार को कि अगर ये पुल बना देंगे तो जो मेरा बंधा हम बनाना चाह रहे हैं उस बंधे का औचित्य क्या रह जाएगा, क्योंकि सरयू का पूरा पानी तो डुबो देगा पूरे इलाके को। अभी हमको भारत सरकार से फिर बात करनी है कि भैया या तो पुलिया रोकिए, क्योंकि पुलिया बना देंगे तो बंधा का बेअसर हो जाएगा, और पुलिया ये कहते हैं कि पुलिया नहीं बनाएंगे तो हमारी सड़क टूट जाएगी। अभी वो राष्ट्रीय राजमार्ग और सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच का तकनीकी विषय फंसा है। अभी हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। इच्छा मेरी यही है कि हो जाए कि वह बंधा में बनवाऊं। अगला सवाल तो उसमें अब मैं हाजीपुर और गोला वाला जो पुल है, हाँ, जवाब दे दिया उसका जवाब तो आपको मिला कि गलत डिजाइनिंग के कारण वो चीज़ें हुई जिसका खामियाजा मुझे मिला। 5 साल तक मुझे गाली मिली, जो भी रहा, लेकिन अब जाकर मैं आपको एक मजेदार चीज़ बताऊं। मैं जब वो पोस्ट डाला कि आपसे सवाल पूछना है, एक लोग का फोन आया और ठेठ भोजपुरी में उन्होंने कहा कि बाबू जान लिया कि 4-5 रिश्तेदारी आजमगढ़ में बा, इस सरवा, मतलब यही उनका लैंग्वेज था कि इस सरवा पुलवा बन जात तो जान ला कि सब बेटी बहन ओहरा कैले बानी, अइले गले में आसानी हो जात। आई पता नहीं का चिल्लू पार के राजनीति बा, न पहिलका विधायक बनवात बा ना, न एक पहले वाले जौन रहल ना वो बनवा पाउल। पहले के विधायक को पुले के स्वीकृत करावला, 2012 वाला विधायक, 12-17 वाला, 2017 से 22 तक तो जनता तो रिजल्ट मांगती है ना, रिजल्ट भी एकदम दिखने जा रहा है जल्दी। अच्छा, जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। अब एक और सवाल, चूंकि जो है 12 से 17 आप विधायक थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और पहली बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। एक यंग चेहरा और बहुत सारी उम्मीदें थी। उनके पार्टी के अपने दावे हैं, भाजपा उनके तमाम कमियों को जनता के सामने लेके आई, नारे तमाम लगे, बहुत कुछ हुआ। एक सवाल मेरे मन में था कि मैं राजेश त्रिपाठी जी से पूछूं, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का भी दौर देखा है जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कैसे नेता थे व्यक्तिगत रूप से? अब चूंकि आप वो राजनीति में नहीं है तो मैं राजनीतिक जवाब नहीं चाहता हूँ, ये नॉन पॉलिटिकल जवाब राजेश त्रिपाठी जी से चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव कैसे नेता थे? अभी हमारी सरकार ने पद्मश्री दिया है उन्हें, यह जवाब पर्याप्त नहीं है? मैं राजेश त्रिपाठी से पूछ रहा हूँ। हमारी सरकार ने ही पद्मश्री दिया है और हमारा मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी एक बेटे की तरह, जैसे किसी बेटे के गार्जियन किसी का मर जाए वैसे उनके दरवाजे पर जा करके सारी व्यवस्था कराना, वो एक पॉलिटिकल एंगल क्यों नहीं था, वह बता रहा था कि मुलायम सिंह यादव जी का कद राजनीति में क्या रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने विदेशी महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं होनी चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ा था उन्होंने, तो मैं कैसे कह दूं? व्यक्तिगत रूप से जहां उनके राजनीतिक विरोध हैं वो हैं, और मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता ने स्वयं उन्हें पद्मश्री दिया है, तो उस पर कहना क्या है? वो तो सीधे वह पद्मश्री बता रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। और उनके बेटे अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? मुझे अनमेच्योर लगते हैं। पढ़ाई जरूर, सदन में जब वो होते हैं, पढ़ाई वो सदन में मैं देखा हूँ, और मैं इस बार जब वो सदन में थे, हमारे जैसे बहुत से विधायक, उनके भी पार्टी के, हमारी पार्टी के, इस बार लेकिन जब वो सदन में थे तो जनता को मजा आ रहा था, सिर पीट लेते हैं। जनता को मजा आ रहा था। जनता ये कह रही थी जैसे कि इस बार जब वो सदन में आए योगी जी के सामने और बहुत सारे हॉट टॉक हुए, बहुत सारे रील्स, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पे जब आए तो जनता ने कम से कम ये कहा कि हाँ अब मजा आवत बा। अब जौन है आमना, चूंकि 17 से 22 वाले में अखिलेश यादव नहीं थे, लेकिन 22 के बाद वो वहाँ पे थे, सदन में थे,
तो जनता ने ये बात कहा कि अब जो है मजा आवत बा, अब टक्कर के का नाम है नेता आमने सामने भइल बाना। रिजल्ट चाहे जनता का जो भी रहा हो, लेकिन ये तो था। तो उस हिसाब से उस परिप्रेक्ष्य में जनता तो भाई, अब जनता को किस जनता का, जनता तो सभी हैं, सपा वाले भी जनता हैं, भाजपा वाले भी जनता हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, बसपा वाले भी हैं, सब तो तो जनता आपको है। अनमेच्योर लगते हैं अभी अखिलेश यादव हाँ जी? बिल्कुल लगते हैं। उनके जो बयान आते हैं वो एक इतने बड़े स्तर के नेता के सुपुत्र के रूप में, इतनी अच्छी पढ़ाई उन्होंने विदेश में जाके की है, और एक 5 साल जिन्होंने सरकार चलाई हो पूरे बहुमत के साथ, उस तरह के जो बयान आते हैं उनके, वो एक अनमेच्योर आते हैं। विपक्ष में है तो सवाल तो पूछेंगे ना? बिल्कुल पूछना चाहिए, विपक्ष में है सवाल पूछना चाहिए, और जब आप सत्ता में थे तो जवाब भी हम विपक्ष में थे, तब हम विपक्ष थे, लेकिन वैसे तो सवाल हम लोग नहीं करते थे जैसे इस तरह के, जिस बचकाने तरह के सवाल करते हैं, अनमेच्योरिटी वाले सवाल होते हैं। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी सवाल, और ये में सवाल नहीं है, ये आरोप जनता की तरफ से मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। अधिकारियों की मनमानी चल रही है। मैं सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? क्या मौजूदा जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक विनय वर्मा जी का, जो कि आपकी सहयोगी पार्टी से हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी बिल्कुल मनमाने हो गए, किसी की सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद से फिर कुछ दिन पहले शाहजनवा में एक हत्या हुई एक निषाद परिवार की। वहाँ पे आप ही के पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद जाते हैं, जेपी निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी। वो एक पुलिस वाले को, जो कि इंस्पेक्टर रैंक के थे, 3 स्टार थे, उनको डांटते हुए नजर आ रहे थे कि तुम लोग मनमाने हो गए हो, मनबड़ हो गए हो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, वीडियो वायरल हुआ, शायद आपने भी देखा हो। और अभी कल नहीं परसों जो है एक और वीडियो आया देवरिया से, देवरिया विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी का। वो एक किसी अधिकारी को डांटते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे हैं कि तुम लोग एक दिव्यांग का आवाज़ खा गए, तुम बदमाशी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा। तो अब विपक्ष ने इसको लपक लिया। विपक्ष कह रही है कि ये तो हाल है कि इनके विधायक सांसद की भी नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी बिल्कुल से मनमाने हो गए हैं। और एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा। मैंने एक कवरेज किया था उरुआ में एक हॉस्पिटल को लेके, और मैंने शायद आपसे फ़ोन पे वो एक बार कहा भी था, नहीं वो नहीं कहा था, मैंने गोरखपुर वाला मामला कहा था। तो उरुआ जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी तिवारी हैं, और उनके चैम्बर से मात्र 50 मीटर की दूरी पे गोलावाले रोड पे 2-3 अवैध अस्पताल चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और मैंने उनसे कई बार कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, और ये मैं उरुआ में नहीं होने दूंगा। हमके सब घर में ताना मारेला कि तू, मतलब उस वाली भाषा में ही मैं बोल दे रहा हूँ, तू ससुर जो है दुनिया भर के देखेला कि फलान डेकान हाई रोडवा हाउ रोडवा हाई अस्पतालवा, आ तोरे घर में अवैध अस्पताल चलत बा। मैंने उनको बाकायदे प्रूफ भी दिया विधायक जी, उसके बाद भी जो वो सुन नहीं पाए। तो अगर विधायक की नहीं सुनी जाएगी, या फिर अगर पत्रकारों की नहीं सुनी जाएगी, जो वाकई में जेन्युइन मामला है। अब विकास गोस्वामी कभी थाने पे फ़ोन करके थोड़ी कहता है देखिए ये हमारा आदमी है, एक के ऊपर कार्रवाई मत करिए। कभी कभी तो मैं बचता हूँ कि मुझे घर पे फ़ोन ना करना पड़े, क्योंकि घर होता है, चारों तरफ से लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन मामला है उसमें बोलना चाहिए, ये मेरा सवाल था। देखिए, पहली जो आपका जो सवाल है, आप जो सवाल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अधिकारी मनमाने हैं और सुन नहीं रहे। मैं कुछ अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, सबकी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो ये जो कुछ शब्द है, ये सदैव और सभी के शासनकाल में रहते हैं। और मान लीजिए कि अधिकारी हैं मगर निष्ठा कहीं और है, वो हस्तिनापुर में निष्ठा बधी हुई है, और यहाँ इंद्रप्रस्थ है तो इंद्रप्रस्थ की तरफ निष्ठा नहीं है। अगर दुर्योधन की तरफ निष्ठा है तो उसे युधिष्ठिर कहाँ पसंद आएंगे? युधिष्ठिर कहाँ पसंद आएंगे? तो वो हर काम करेगा जिससे कि युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम को भर की बदनामी हो सकता है ऐसा। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी किया जा रहा है। और इसका जवाब ये है कि आज के अखबार की एक बड़ी न्यूज़ है, पता नहीं आपको न्यूज़ पड़ी कि नहीं, 12 अधिकारी जबरिया घर बैठाए गए, घर भेजे गए। आज की न्यूज़ है। अच्छा, मैंने यानी बर्खास्त कर दिया गया। तो यानी ऐसे लोग जो शासन की नीतियों को जनता के बीच में
पहुंचने में बाधा बनेंगे और जनप्रतिनिधि कोई आवाज़ उठाता है और उसे वो जनहित का मुद्दा है और वो अगर नहीं सुनते हैं तो उनके साथ कड़ाई से योगी सरकार पेश आती है, मोदी सरकार पेश आती है। परिणाम है आज का अखबार कि 12 अधिकारियों को ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दिया गया, कहा घर जाओ, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। तो ऐसे लोग, जो लोग नहीं सही काम करेंगे, उनका काम, हाँ वीडियो बन रहा हो कि अगर हम लोग भी कहते हैं किसी अधिकारी को सही नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं, ठीक करो, अपनी आदत सुधारो, नहीं करेगा, उसकी शिकायत हम लोग, उसका फोरम है, उसकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी से करेंगे, डीएम से करेंगे, उसके मतलब नीचे करेंगे डीएम या कमिश्नर से करेंगे, ऊपर चीफ सेक्रेटरी से करेंगे। के कुछ लोगों ने मुझे कहा था, आपने जिस अस्पताल की बात की है, आपने वो न्यूज़ देखा था? बिल्कुल, हाँ देखा था। आपने जिस अस्पताल की बात की है, बिल्कुल इस तरह के अस्पताल, मतलब डॉक्टर साहब को उसमें कुछ करना नहीं केवल था। उदुआ में नहीं है, डॉक्टर साहब को उसमें केवल उदुआ में नहीं, गोला में भी है, हर जगह है, हर जगह हर जगह है, हर जगह है। हमने बड़हलगंज के एक अस्पताल को सीएमओ को लिखा, उसकी जांच हुई। अब जांच हुई तो मेरे पास समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, भाजपा के भी, पीस पार्टी के भी, बसपा के भी जिम्मेदार लोग आए, अरे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा यह आदमी बिना डिग्री के है और बच्चे का इलाज कर रहा है, वह बच्चा ये भी नहीं कह पाएगा कि यह मुझे दर्द हो रहा है। ये पाप कौन लेगा? समाज, जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, उसी जनता के लोग आके कहते भी नहीं है ना। आपके पास भी हो सकता है आपका ना गया होता है, 4 लोग जाएंगे, अरे क्या कर रहे हैं आप, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। डिग्री लीजिए, आइए इलाज करिए लोगों का, क्यों बिना डिग्री के इलाज करेंगे आप? नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और आपने मेरे संज्ञान में उसमें देखा था, लेकिन इधर महोत्सव की व्यवस्था के नाते मैं इस पर सीएमओ से कहूँगा, मैं जेपी से कहूँगा, मैं सीएमओ से कहूँगा कि अगर आपने एक मीडिया के, जागरूक मीडिया के साथी ने आवाज़ उठाई है, उसकी जांच कराइए। अगर वो सही है तो अपना कार्य करे, नहीं सही है तो ऐसे फर्जी अस्पताल, फर्जी डॉक्टर नहीं चलने चाहिए। चूंकि वो आवाज़ उठाने का कारण भी था, एक तो वो घर के बगल में, मतलब घर का इन द सेंस उनका घर है, और घर में जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है, और चूंकि ताने भी बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। एक, जैसे आपने कहा कि बिना डिग्री वाला एक बच्चे का इलाज कर रहा है, वहाँ पे यूनानी का जो है, अब देखिए कि कैसे ये धंधा चल रहा है। यूनानी का लाइसेंस लोग ले रहे हैं, जच्चा बच्चा डिलीवरी करवा रहे हैं, पीएनडीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता अल्ट्रासाउंड के बारे में। उसके बाद से फिर जब आप कहने जाते हैं या फिर आप कवरेज करते हैं तो मुकदमे की धमकी मिलती है कि आपके ऊपर मुकदमा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आप धन उगाही करना चाहते हैं, इस तरह के आरोप आने लगते हैं। और मैं आज इस पॉडकास्ट में मैंने आज तक ये ऑन कैमरा नहीं बोला था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, गोरखपुर में जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, और मुझे इस पर शाबाशी भी मिलनी चाहिए, कम से मतलब कि अब खुद कहना पड़ रहा है चूँकि अपनी बात है, लेकिन मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता हूँ विधायक जी कि मैं बहुत ईमानदार पत्रकार हूँ, मैं खुद को सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन 50 लाख रुपए मैंने घूस के मेडिकल के फील्ड से छोड़े हैं, मैंने छोड़े हैं। और ये इसका मैं सबूत दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी है। चूंकि रिकॉर्डिंग, कॉल करने वाला कौन होता है? फला का अस्पताल है, फला ने फला को पकड़ा, फला विकास जी के बहुत करीबी हैं, अब वो जानत भाई के साथ घर डैमियो छोड़ दे लेते, इनका रिकॉर्डिंग वायरल ना करी है। तो फला ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे कह रहे थे, मैंने कहा कि आप शांत हो जाइए किनारे। तो ये होता है, मेरे साथ भी होता है। खैर, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। एक आपके ये भी आपके ऊपर एक आरोपी है, आपके बहुत पुराने मित्र हैं, अब नहीं है, अब पता नहीं क्यों आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, आप समझ गए होंगे। नहीं, मैं ऐसा कोई बुझक्कर मैं लाल बुझक्कर नहीं हूँ। रविशंकर मिश्र जी, सॉरी प्रेम शंकर मिश्र जी आपके पुरानी सहयोगी रहे हैं, आपके साथ आंदोलन के समय में भी मैंने अब चूंकि वो दौर देखा नहीं है, मैंने सुना है कि आपके पुराने सहयोगी रहे हैं। और क्या ऐसा था कि इतनी प्यारी दोस्ती, इतनी बढ़िया दोस्ती टूट गई और अब जो है कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो उनको भैया भैया कह करके उनका चेहरा देखता रहता हूँ। ऐसा है, अभी भी मिलते हैं तो अभिवादन भी मैं अपनी कर देता हूँ कभी कभी। अभी भी? हाँ, अभी भी। उसके बाद भी आपके खिलाफ हमेशा रहते हैं? ये उनका विषय है। क्या हुआ? मैं तो भैया ही कहता हूँ। क्या हुआ था? मैं तो किस बात पे चिढ़ उनको किस बात पे हुई? कुछ तो होगा, कुछ तो दर्द होगा उनका, वो बैठ के सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो जाता?
अब नहीं, पुराने संबंध इसलिए कह रहा हूं। कुछ रोग जो है वो लाइलाज होते हैं, वो शायद मेरी तरफ से कभी भी भाई साहब पर मैंने कभी कोई न प्रतिक्रिया दी, न कभी उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की, न कभी कोई एप्लीकेशन दी, और न कभी मैं उनके लिए नहीं, किसी के लिए भी मैं कभी सत्ता के गुरूर में कभी नहीं रहा। मिनिस्टर रहा हूँ, मैं बीएसपी गवर्नमेंट पे रहा हूँ, 3 बार का एमएलए हूँ, एक ऐसी सीट का एमएलए हूँ जिसे अपराजेय माना जाता था। मेरे अभिमान और मेरे टोन का तो अंदाज़ा लोग एक प्रधान हो जाने पर टोन बदल जाता है। मैं चिल्लू पार जैसी अपराजेय सीट का 3री बार एमएलए हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ 3 साल, ठीक है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह मेरे ऊपर रहता है, लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि मुझे मौका मिला है जनता की सेवा के लिए, बदला लेने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं। तो मैं भाई साहब पर कोई टिप्पणी कभी करता नहीं, कभी नहीं किया, ना ऑफ द रिकॉर्ड किया। अभी भी आप भाई साहब कह रहे हैं? हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, भोजपुरी में भैया कहता हूँ, और हमेशा कहता हूँ, उन्हीं पर नहीं, अपने किसी भी प्रतिद्वंदी पर। अगर तिवारी जी को कहा होगा तो जी और श्री और पंडित लगा के बात किया होगा। अगर मैं अपने दूसरे प्रतिद्वंदी जो उनके बेटे भी नाम श्री जी, विनय जी, जो भी कहना होगा ना, मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिया है, तो वो संस्कार मेरे अंदर लगातार रहेगा, मरते दम तक रहेगा। मेरे उनके बीच में कुछ था ही नहीं। बस एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर भाई साहब में थोड़ा सा धैर्य रहता तो यकीनन उनके पास जो बपुसा है, बाणी है उनके पास, शब्द हैं उनके पास, पढ़े लिखे, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, शब्द हैं उनके पास। मैंने कह रहा हूँ शब्द हैं का मतलब हुआ अच्छे वक्ता हैं। तो लेकिन अधीर व्यक्ति हैं, अब इसलिए अब क्या कहूँ, बड़े भाई हैं तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता मैं। संचालन नहीं मिला तो केवल भाजपा के पिता जनसंघ के संस्थापकों में रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं पहले, यहाँ के जनसंघ के पहले चेयरमैन। उनका सुपुत्र, संचालन नहीं मिला इसलिए भाजपा छोड़ दी। फिर वो तिवारी जी के साथ चले गए। तिवारी जी के साथ 15 साल बहुत विरोध किया उन्होंने। तिवारी जी के बता रहा हूँ तिवारी जी के साथ 15 साल रहे। उनके लिए क्या क्या नहीं किए, उनको जिताने के लिए। बड़े महाराज जी, आदरणीय श्री अमरनाथ जी महाराज को किन किन शब्दों से नहीं नवाजा उन्होंने, उनके लिए पंडित जी खुश हो जाएं। लेकिन उनको चेयरमैनी का चुनाव नहीं लड़ाया तो उनको भी छोड़ दिए। फिर हम लोग से जुड़ गए, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए थे, मतलब पत्रकारिता में था। तो फिर मुक्ति पथ से जुड़ गए। ये सही है कि मुक्ति पथ का निर्माण चल रहा था तो भाई साहब का उसमें सहयोग रहा है, योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मुक्ति पथ का आंदोलन मैंने शुरू किया था, फिर उसको बाद में राजेश त्रिपाठी जी ने भुना लिया। कोई व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, मुझे इस बात पे घृणा है। इतना बड़ा झूठ, और इसके वो मास्टर माइंड हैं। वो एक सच बोलते हैं छोटा सा, और उसे आगे करके बड़ा झूठ उसके पीछे छिपा लेते हैं। इसके वो मास्टर हैं। तो 100% यह बात मुझे नहीं कहनी है, ना उनको कहनी है। ये तो जनता की विषय है कि किसके वो है, और ना मुझे कोई श्रेय लेना है। आसपासान का क्या श्रेय लेना, तो जनता की चीज़ है। मेरा ये कहना कि मुक्तिपथ निर्माण से वो जुड़े, और उन्होंने निर्माण के दौरान कभी कभी मदद भी की, कभी 2-4 बार निकले भी हम लोगों के साथ चंदा मांगने, ये सही है। और लेकिन 2007 में फिर वो एमएलसी का चुनाव, फिर वो मंदिर, चूँकि मंदिर से उनका नाता खराब था, काफ़ी कुछ भला बुरा कह चुके थे मंदिर को, तो वो जुड़ना चाहते थे मंदिर से। संपर्क किए हम लोगों से, हम और महेश उमर जी जो आज चेयरमैन है बड़हलगंज के,
तो हम लोग ले करके इनको दीपक अग्रवाल के यहाँ ले गए, वहाँ से फिर मंदिर ले गए, मंदिर से जोड़ा गया इनको और चुनाव लड़े वो एमएलसी का। चुनाव लड़ने में भी उन्होंने कहा कि अगर राजेश आप कह दोगे तो महाराज जी मान जाएंगे। महाराज जी कृपा रहती है, शुरू से रही है, विश्वास करते हैं वो। हम लोगों ने सिफारिश किया कि महाराज जी बेटर रहेंगे, लड़ा दीजिए पांडे जी के खिलाफ इनको। कहे पैसा नहीं है। हमने कहा नहीं पैसा है, ये बता रहे थे कि हमारे खाते में पैसा रखा हुआ है। मुझे नहीं पता, ऐसा उन्होंने बताया था। चुनाव लड़े। एज ए पत्रकार मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीतिक मंचों पर, लेकिन इन्होंने कह करके महाराज जी का जब कार्यक्रम लगा तो कहे कि महाराज जी राजेश से संचालन करवाइए, हमारा वोटवा और बढ़ जाएगा। तो मैं संचालन भी किया उनका, यानी उनके विधान परिषद सदस्य बनने में पत्रकारिता दांव पे लगा दी मैंने कि ठीक है भाई विधायक बन जाए एमएलसी। दुर्भाग्यराज नहीं, हार गए, नहीं बन पाए। अब साथ में जो पूरी कहानी आपको पहले ही बताया, 4 से चलते चलते कहानी आते आते 7 आ गया। मैंने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद सबसे पहले मैं उन्हीं के घर गया और अकेले नहीं गया, अपने मित्रों के साथ गया कि भैया लगता है कि हमारी टीम में किसी ने किसी को विधायकी लिखी है, आप एमएलसी के लड़े नहीं हो पाए, देखिए बसपा हमको लड़ाने जा रही है, आपका आशीर्वाद देने आया हूँ और उसके बाद एमएलसी बनेंगे। फिर वो वहीं से शुरुआत हुई। उन्होंने काफ़ी भला बुरा मुझे कहा। अच्छा, उसी टाइम पे? हाँ, आप शब्द सबके सामने कई, तो उसमें ओम प्रकाश यादव जी थे, महेश जी थे, रामनयन जी थे, कई लोग थे। एक और आरोप आपके ऊपर, तो मैं उसको पूरा कर दूं। एक सवाल किया आपने तो उसका जवाब खत्म हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। तो हमने कहा तुम मना कर दो और कह दो कि ये लड़ेंगे। तो हमने कहा मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मुझे तो खुद कोई दिला रहा है। कौन दिला रहा है? हमने कहा अयूब दिला रहे हैं। तो कहे कि हमने कहा आप अयूब से बात करिए। फिर तो डॉक्टर अयूब के यहाँ पास गए, उन्होंने कहा राजेश नहीं लड़ेगा, आप मुझे लड़ा दीजिए। तो कहना क्यों आपको लड़ाऊँ? कहना क्यों आप राजेश को लड़ा रहे हैं? तो कहे क्योंकि वो मेरा मित्र है। तो कहे तो हम, तो कहे आप हमारे मित्र नहीं हैं, तो इसलिए आपको क्यों मैं कराऊँगा। यहीं से उनकी दूरी बनी और उसके बाद वो लगातार मुझ पर, फिर वो चुनाव, भाजपा से टिकट मांगे, भाजपा चुनाव लड़े। वो ये कहते हैं कि मैंने तिवारी जी का विरोध किया था, मेरी फसल काट करके राजेश जो है वो मेरी बोई हुई फसल को, लहलाई फसल को इसने काटा है। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो बोलते समय कभी कभी भूल जाते हैं क्या बोल रहे हैं। उनके जितना पढ़ा लिखा तो आदमी नहीं हूँ मैं, भाई वकील तो हूँ नहीं मैं, लेकिन जब आप स्वयं चुनाव, अगर फसल बोई थी आपने, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका आज मैं विधायक हूँ, उसने आपको चुनाव लड़ाया था, तो वो फसल आपको काट लेनी चाहिए थी ना। आपने जनता में वो विश्वास क्यों नहीं अर्जित कर पाए? एक क्षेत्रीय पार्टी का चुनाव में लड़ता हूँ, जनता मुझे पसंद करती है। आप चुनाव नहीं लड़े होते तब ये आरोप लगाते कि आपने हमारी बोई फसल काट ली। भाई लड़े आप भी, आप 5,000 वोट पाए, मैं 52,000 वोट पाया, 56,000 वोट पाया। इसमें मेरी गलती है, पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने वोट दिया, उसमें आप मुझसे दुश्मनी काहे निभा रहे हैं भाई? हमने जाके कहा हो आपको टिकट मिल रहा हो और मैंने कहा इनका काट के मुझे दीजिए, या आपसे ज़्यादा पैसा दे करके दिया हो, ना मैंने आपका टिकट काटा, ना आपको मैं चुनाव लड़ने से रोका। जनता, दोनों भाई गए जनता के मैदान में, जनता ने पसंद किया, इसमें मैं कहाँ हूँ? फिर उनकी दुश्मनी मेरी समझ में आती। मुझे लगता है भाई साहब हमारे पूरी तरीके से राजनीतिक कुंठा के शिकार हो चुके हैं, कुंठित और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अंग्रेजी में शायद यही कहते हैं, मुझे पता नहीं, कम पढ़ा एक और जो भी कह लीजिए, या एक सतही ईर्ष्या शब्द नहीं, ईर्ष्या, ये ज्वाइलेस, कई ऐसी चीज़ें हैं और मुझे उनसे बेहद सहानुभूति है। एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी आगे जा सकता था, मेरी नफरत में वह कालिदास बन गए और अपनी ही दाल काट डाले। एक और आरोप आपके ऊपर लगा और मुझसे उस नेता का नाम मत पूछिएगा। उन्होंने कहा था कि विकास बाबू अगर तुमके हिम्मत हुई तो पूछ लिया, हमारा नाम नहीं लिया। और ये बहुत पहले उन्होंने कहा था, एक बार मुलाकात हो गई थी। बड़हलगंज के ही नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, नाम मत पूछिएगा। उन्होंने कहा कि राजेश बाबा आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन जबकि उनका विरोध करे लगेला तो वो लगल उनका नाम प्रताड़ित करे, मतलब कि इधर से उधर से जो है उनको दाबने की कोशिश करते हैं, कई बार मुकदमा करवा देते हैं। और ये बड़हलगंज के ही एक नेता है
और मैं उम्मीद करता हूं कि इस निवेदन को आप स्वीकार करेंगे, नाम नहीं पूछेंगे। हो सकता है आप समझ गए हो, ना समझे हो, अलग बात है, लेकिन ये आरोप आपके ऊपर लगा। मैं आपसे पहले ही कहा कि ठीक मैं है, लाल ठीक है, मुजक्कर नहीं हूँ। ठीक है, और लेकिन ये आरोप आपके ऊपर उनका उन्होंने अगर लगाया। उन्होंने मना किया है तो पत्रकारी धर्म ये कहता है कि उस नाम को डिस्क्लोज ना किया जाए, इसीलिए सूत्र शब्द आता है और सूत्रों को बताया नहीं जाता। ठीक, तो ये पत्रकारिता मैंने भी किया है, तो बिल्कुल ना मैं पूछूंगा ना आपको बताना चाहिए। हाँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ वो सुन रहे होंगे। राजेश त्रिपाठी कभी यह कार्य करता नहीं, और करता तो अभी जो आप पहले वाले सज्जन का नाम लिए तो पढ़े लिखे लोग हैं, एक विधायक, एक मिनिस्टर अगर निरंकुशता पर आए तो बाद में उसका जो होगा, प्रताड़ना होगी या उसकी छवि गिरेगी, लेकिन अपने दुश्मनों पर किस तरह से वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है वो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, कभी नहीं करता, और ना मैं इस तरह के कोई आरोप लगाता हूँ। कंट्रोवर्शियल सवाल है। हाँ, मतलब ये सवाल भी कई लोगों ने कहा कि पूछिएगा। हाँ, बताइए। और ये मजेदार बात जानते हैं क्या, इस सवाल में आपके पार्टी के ज़्यादा लोगों ने पूछा है। मेरे पार्टी में कम चाहने वाले मेरे नहीं हैं, जितना समाजवादी पार्टी में चाहने वाले मेरे हैं और कांग्रेस में हैं, इंडी गठबंधन में हैं, उससे तनिक भी कम मेरे कदरदान हमारी पार्टी में भी नहीं हैं। ये आपके चैनल लेकिन पे सहयोगी लोग हैं, आपका सहयोग करने मैं वाले लोग हैं। कदरदान कह रहा हूँ, मैंने कदरदान कहा है। सवाल ये है कि आप जब 2022 का चुनाव लड़ रहे थे तो कई सारे लोग जो टिकट लेने की रेडी में थे, नहीं मिला, लास्ट में आपको मिला। उसके बाद से फिर आपने कहा कि लड़ ले वेदा लोगन, टिकटवा मिल गए, लड़ ले वेदा लोगन। जो भी बातें आपके उनके बीच में हुई हो, उन लोगों के बीच में हुई हो, तो वो लोग ये मान के चल रहे थे, मैं सवाल भी अनुमान लगा रहा हूँ क्या आने वो लोग ये मान के चल रहे थे कि 2022 उनका आखिरी चुनाव होगा, 27 में नहीं लड़ेंगे। तो क्या राजेश त्रिपाठी जी 27 का चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे? आप पता करिए, अगर उन लोगों से कहिएगा कि चूँकि इसी दल में हैं, हमारे ही दल में हैं, हमारे शुभचिंतक लोग हैं, तो और सबके अपने सूत्र होते हैं और बहुत बड़े बड़े सूत्र होते हैं, मेरे भी हैं और लोगों के भी हैं। आप पता करिएगा, क्या 2022 का टिकट कोई एप्लीकेशन मेरी कहीं है, सिंगल एक फोरम पर भी? क्या जिलाध्यक्ष को, क्षेत्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यही लोग हैं। और सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था, आपकी बात को काटते हुए, मैं कौन होता हूँ? मैं सोच सकता हूँ। आपने कहा मैं नहीं आऊँगा चुनाव राजनीति में, अगर तो मैंने कहा सूखा पत्ता। मैं फिर कह रहा हूँ, यह निर्णय मेरा नहीं है। हम पोल पे लटक करके पेड़ों पे, मैं अक्सर बताता हूँ, नेताजी लोग पेड़ पे लटकते हैं, भावी प्रत्याशी फलाने। यार पार्टी को टिकट देना है, देगी नहीं देगी, क्या करेगी? मैं टिकट मांगने बसपा का नहीं गया था। पार्टी, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने को कि नेता जाकर के कहता है मुझे वोट टिकट दे लीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं स्मशान घाट पर बैठा था जहां दुनिया खत्म होती है, और टिकट खोजता हुआ मेरे पास आया था और कहा कि आप चुनाव लड़िए, आपको टिकट दे रही हूँ। कहा था ना, उदाहरण आपके सामने है। ठीक ऐसे ही मुझे नहीं पता 27 में क्या होगा। हाँ, जिस परिस्थिति में आपने जो बात कही वह एक मीटिंग थी, और टिकट मांगने वाले लोग ये डर में थे कि अगर ये एक बार आ गया तो पता नहीं क्या, लोग कहते थे कि आ गया तो पता नहीं फिर बैठ जाएगा तो जाएगा नहीं, तो ये भी तिवारी जी की तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाएगा, जो आशंका थी। तो मैंने कहा मैं उस तरह के लोगों में नहीं हूँ। आपको ये डर है ना कि कहीं ये जीत गया तो फिर ना आ जाए, तो आप आइए खुले दिल दिमाग से आ करके इस कमल खिला दीजिए। नहीं लड़ूंगा, ये जो मैंने कहा था। तो फिर ऐसे जो हमारे कदरदान लोग हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, लगे दिल दिमाग से। हरिश्चंद्र केवल मैं ही रहूंगा, आप नहीं रहेंगे। अब फिर आप केवल, हाँ बिल्कुल, आप आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग नहीं लगे। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि ये बात किसको नहीं पता है, राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं पता है, प्रदेश नेतृत्व को नहीं पता है, सबको पता है, जनता को पता है। जिस जनता से आप कह रहे हैं उसको पता है, उसमें कहना क्या है। और स्वाभाविक रूप से
राजनीतिक व्यक्ति हूँ और अगर पार्टी ने कहा कि कुछ नहीं जानता, लड़ना है, चलो लड़ो, मैं आपसे पूछता हूँ एज ए शुभचिंतक, मुझे क्या करना चाहिए विकास जी? नहीं मुझे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, अरे भैया आप हमारे नहीं, शुभचिंतक, किसी को आप भी अगर शुभचिंतक कहा हैं। जाएगा, किसी को भी कहा जाएगा तो उसको लड़ना पड़ेगा। कोई शीर्ष नेतृत्व, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, और बाकी इन 2.5 वर्षों में क्या होगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, क्या होगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी, कहाँ परसीमन होगा, कौन विधानसभा बनेगी, कौन महिला होगी, कौन एससी होगी, कोई नहीं जानता। अगला सवाल 27 की बात पे जिन्हें चिंता है वो रहे। मैं तो श्मशान का आदमी हूँ। सुबह पता लगा कि कल शाम को जिससे मिल के आया कि बच्चे कल मिलते हैं, शाम को खबर आई कि बच्चा वो है नहीं। इतनी लंबी सपने में देख नहीं पाता हूँ। मैं तो वर्तमान में जीता हूँ। एक और आरोप, जिन्हें 27 का सपना देख रहे हैं वो देखें, मैं वर्तमान में जीता हूँ। एक और आरोप आपके ऊपर, और ये पंडित जी से जुड़ा हुआ है, पंडित हरिशंकर तिवारी जी से। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी हम लोग इसका जवाब लेके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक मेरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है आपके साथ, जिसको इसके बाद ये आखिरी सवाल होगा लॉन्ग वाले में, उसके बाद से फिर हम लोग शॉर्ट पे आ जाएंगे। सवाल है उनके देहांत के टाइम का। उनका देहांत हुआ, आपने संवेदना भरा, आपके 2 पोस्ट आए। पहले पोस्ट में आपने संवेदना व्यक्त किया, और उसके कुछ देर बाद जो कि कई सारे लोगों ने कहा, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, उस वक्त जब आपका पोस्ट पड़ा तो कई सारे राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों ने भी कहा कि दूसरे पोस्ट की आवश्यकता नहीं थी। अगर उनको कहना भी था तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन रुक जाते, उसके बाद कहते। और वो बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट था। उस पोस्ट में आपने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके बेटे उनकी इज्जत नहीं करते, एक पॉइंट। और उसी में एक सवाल यह भी ऐड करता हूं कि मुक्ति पथ उनका भी पारंपरिक घाट रहा है, तो अपने पिताजी को लेके कहाँ जाते? उनका भी अधिकार है, सबका भाई, वो सार्वजनिक है तो सबका अधिकार है, उनका भी, आपका भी है, सबका है, जो लोग का उनसे जुड़ाव है। तो दूसरे पोस्ट की आवश्यकता तत्काल क्यों पड़ी? अगर आपको राजनीतिक पोस्ट भी अगर मैं था, दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं जी, क्योंकि पहले एक मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं। पहले वाले पोस्ट जब आपने किया तो कई सारे लोगों ने आपकी तारीफ की कि राजनीति में यही होना चाहिए। ठीक है, राजनीति के टाइम पे जो हुआ वो हुआ, अंतिम समय में एक जो श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी वो राजेश जी ने दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपका दूसरा पोस्ट आता है, फिर वो पूरा का पूरा हाहाकार मच जाता है, और चिल्लू पार के लिए वो एक राजनीति का विषय भी बन जाता है। जी, मेरा पहला पोस्ट जो आया, एक मैं वर्तमान में विधायक और यहाँ के पूर्व विधायक की मौत हुई थी। मेरा राजनीतिक भी कर्तव्य था और नैतिक कर्तव्य था कि उन्हें श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। मैं अगर अस्पताल में नहीं रहता, क्योंकि मैं काफ़ी सीरियस था और मैं हॉस्पिटलाइज था, अगर मैं सही रहता तो मैं उनके दाह संस्कार में भी शामिल होता। अच्छा, आपके मन में ये था? हाँ, बिल्कुल था, बिल्कुल था। और मैंने अपने सभी मित्रों को और अपने पार्टी के जो निकटतम लोग हैं उनको भी, सबको कहा कि आपको वहाँ जाना चाहिए। महेश उमर जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे पार्टी के नेता भी हैं। मैंने महेश उमर जी से कहा कि जाइए, वहाँ पूरी व्यवस्था करिएगा, कोई दिक्कत उन लोगों को नहीं होनी चाहिए, और साफ़ सफाई हेन देखिए, कोशिश निकलवाइए, चाय पानी कराइएगा। और मैं आ पाता, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो मेरे सारे लोग जो मेरे मित्र थे, जो उनके यहाँ कभी नहीं जाते, उनके लोगों से बात नहीं करते, ऐसे भी लोग मेरे पास हैं कि चाहे काम होना हो, 17 से 22 वो विधायक रहे, लेकिन वो भले संकट में रहे, लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसे लोग भी रहे, लेकिन सब लोग गए वहाँ। तो वो एक मेरा नैतिक वो था। जो आपने दूसरी बात की, दूसरे पोस्ट की, हम ये स्वीकार करते हैं, आदमी से चूक होती है, हम ये स्वीकार करते हैं मेरी पोस्ट गलत नहीं थी, मैं उस पर अभी आगे आऊँगा। बस मुझे उस समय नहीं लिखना चाहिए था। मैंने भी यह महसूस किया कि इस नाते नहीं कि लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ना, लोग उनके क्या कहते हैं मेरे बारे में, यह सोच के मैं राजनीति अगर करता तो मैं राजनीति में ही नहीं आ पाता। लोग उनके बारे में क्या कहेंगे यह सोच के पत्रकारिता करता तो मेरी कलम उनके खिलाफ एक शब्द लिख नहीं पाती। तो लोग क्या कहेंगे इस पे नहीं, मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि राजेश, तुमने जल्दीबाजी में चूक कर दी, या 10 दिन 15 दिन बाद बताना चाहिए था उनके बच्चों को कि तुमने गलत किया अपने पिता के साथ।
तो वो टाइमिंग गलत थी केवल। लेकिन मेरा आरोप तब भी, आज भी, आगे भी रहेगा। अब आपने कहा पारंपरिक घाट है, मैं 1 मिनट में अपनी बात कर दूं। उनके राजनीतिक सफ़र में सबसे पहला जो जीवन का स्थान है वो श्री अजय दुबे का है, डॉक्टर मुरलीधर दुबे के बेटे। न जाने कितनी बार अपने हाथों से भोजन कराई होंगी अजय दुबे की माता जी उनको। आज भी उनके बच्चे का भी अड्डा वही है, सब कुछ है उनका, उनके पास भी उसी भोजन कराने वाली माँ, उसी उनके प्रबल प्रिय समर्थक आज भी दाहिने हाथ हैं उनके। माता जी का देहांत हुआ, वो पटरा चौराहे तक जाते हैं और कहते हैं मैं उस घाट पर नहीं जाऊंगा। और हम पैदल आगे आगे हम चल रहे थे, पीछे पीछे पंडित जी चल रहे थे, तब एमएलए था ये, हाँ, और वो पूर्व मंत्री थे, पूर्व थे, और वो नहीं गए। क्या वो उनका पारंपरिक घाट नहीं था? उनके सबसे निकटतम लोगों में डॉक्टर शिवदत्त तिवारी, सबसे निकटतम लोगों में, उनके कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। राधा किशन तिवारी उनके भाई थे, एमएलसी थे, उन्हीं की जगह पर गणेश शंकर पांडे को इन्होंने एमएलसी लड़ाया था। इतना निकट व्यक्ति का जवान बेटा मरता है, 30 साल का जवान बेटा एक्सीडेंट में मर जाता है। बस स्टेशन तक दिन रात भर उनके यहाँ बैठे रहते हैं, बस स्टेशन तक आते हैं उस लाश के साथ, और डॉक्टर शिवदत्त तिवारी से कहते हैं अब हमके वहाँ मत ले जा। उस जगह से एलर्जी क्यों थी अगर वो पारंपरिक घाट था तो? उनके अपने भाई जो उनकी प्रॉपर्टी के आधे के हिस्सेदार हैं, उनकी मौत हुई। झूठ बोलते हैं उनके लोग कि वह घाट पे गए थे, क्यों नहीं गए? मैं ये सवाल पूछूंगा, कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपको पूछूंगा। आपसे बता रहा हूँ, आपने पूछ दिया है तो मैं उसका दे रहा हूँ। ऐसे कई घटनाएं थीं और तब मैंने ये बात कही थी, बिल्कुल आना चाहिए। राजेश त्रिपाठी का या राजेश त्रिपाठी के पिताजी का वो श्मशान घाट नहीं है, वो श्मशान घाट सबका है। और राजेश त्रिपाठी ने उसे नहीं बनवाया है, ये राजेश त्रिपाठी को कोई गलतफहमी नहीं है। वह श्मशान घाट चिल्लू पार ही नहीं, पूर्वांचल के जनता के पैसे से बना है। वहाँ अमीर गरीब दलित पिछड़ा अगड़ा दोस्त दुश्मन जो भी हो, सबका वो घाट है, कोई आ जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में तो मेरा वो शब्द कहना ही नहीं था। हमारा सिर्फ ये कहना था कि कभी तो सम्मान पिता की इच्छाओं का। पिता की इच्छा क्या थी कि चुनाव चिल्लू पाल से मैं रहा हूँ, दुनिया से विदा होना चाहते थे वो जीत करके। और ये बात मुझे तो पता नहीं, उनके लोग ही तो कुछ बात बताएंगे हमको। आखिर उनकी अलमारी से आज सीबीआई ईडी, वो भी सवाल होता करें आप, सीबीआई ईडी उनके पीछे पड़ी है, मैं उनके घर में जाकर उनकी अलमारी से तो कागज़ लाया नहीं हूँ। जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, चेक हैं, साइन है, फर्जी साइन है, असली साइन है, वो कागज़ तो उन्हीं के परिवार ने मुझे दिया होगा कि भाई साहब ये कागज़ है, लीजिए और देखिए हमारे परिवार ने ऐसा कुकर्म किया है। तो उसी परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि उनकी इच्छा थी कि 17 का चुनाव वो लड़ें और जीत करके जाएं यहाँ से। हारा हुआ व्यक्ति हरिशंकर तिवारी न जाए, ये उनकी तमन्ना थी। लेकिन जिद करके पिता के इस सपने को आप लड़े थे उन्हीं के नाम पर, वो भी बेचारे लड़ गए होते, जीत गए होते, जीत करके गए होते वो आदमी। तो मैं उसी कह रहा हूँ, मेरा अपना मानना है कि मेरी वह पोस्ट सर्वथा उचित थी, गलत समय पर थी, मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक बात। इस पे मैंने भी जो है जब ये पोस्ट हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था, 2 बातों का जिक्र तब भी किया था मैंने, और जो मैंने आपसे पूछा कि ये पोस्ट का टाइमिंग गलत है, ये बात मैंने उस वीडियो में भी बोला था। और दूसरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल, ब्राह्मण वर्ग चूंकि जो है उनके जो समर्थक हैं, और आप भी इस बात को मानेंगे कि 22 साल 23 साल जो वो विधायक रहे हैं या फिर कई बार वो मंत्री रहे हैं अलग अलग सरकारों में, तो ऐसे ही नहीं रहे, समर्थक उनके होंगे और अच्छे खासे होंगे, तभी थे। तो उनके देहांत के समय में खासकर ब्राह्मण वर्ग में ये चर्चा थी कि कम से कम जो है योगी जी, ठीक है, जो एक राजनीतिक एक मतभेद था और लोग आमने सामने हुआ करते थे, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनके देहांत के बाद कम से कम योगी जी एक ट्वीट तो जरूर करेंगे, संवेदना जरूर व्यक्त करेंगे, और लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन योगी जी ने नहीं किया।
तो क्या योगी जी को वो संवेदना व्यक्त करना चाहिए था? योगी जी का सिपाही राजेश त्रिपाठी यहाँ का लोकल एमएलए, और वो एक एमएलए रहे थे। तो एक एमएलए के देहांत पर योगी जी के एक एमएलए ने सहानुभूति व्यक्त की थी। ठीक बात है। अब वो कौन करता है नहीं करता है, लेकिन मैंने किया, भाजपा के विधायक ने किया था, तो भाजपा के विधायक ने किया था तो उसे माना जाना। अब मैं जल्दी में सवाल पूछूंगा, और जो नहीं, एक आपने सवाल किया है तो उसका जवाब ले लीजिए 1 सेकंड में जी। आपने कहा 22 साल तो रहे होंगे, कुछ तो किए ही होंगे। यहाँ मैं असहमत हूँ। पहला चुनाव ही वो जीते थे सहानुभूति में, जेल के भी चीख नहाते। उसके बाद तो बूथ कैप्चरिंग उनके लोग करके चुनाव जीतते रहे हैं, और जब 2007 में बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई, जनता को मौका मिला अपनी इच्छा के अनुसार विधायक चुनने का, तो एक गरीब ब्राह्मण के बेटे को चुन करके बाहुबली को हरा देते। अब जो भी सवाल मैं पूछूंगा उसका एक लाइन में आंसर चाहूँगा, मतलब कि जितना शॉर्ट आप रख पाए। मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा, उनका नाम आते ही आपके दिमाग में क्या छवि बनती वो बताइएगा। पहला सवाल, चिल्लू पार्क के विधायक राजेश त्रिपाठी, जब वो अपनी पत्नी के सामने होते हैं, क्या तब भी विधायक होते हैं या फिर घर में विधायक पत्नी ही है? वहाँ तो वो मेरी गृह मंत्री होती हैं और मैं उनका एक मुलाजिम होता हूँ। योगी जी, जब ये शब्द आप सुनते हैं, जब ये नाम आप सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या छवि बनती है? वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में मैं उनका प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ। राजनीति में आने के पहले से मेरे उनके 30 वर्षों के हमारे उनके रिश्ते हैं। जब वो उत्तराधिकारी बने थे तब भी हम लोग मंदिर से जुड़े हुए थे। तो हमारा उनका, मैं मित्रवत तो नहीं कह सकता क्योंकि वो गुरु हैं, लेकिन मेरी जो पहली श्रद्धा उनके साथ है गोरक्षपीठाधीश्वर की है। बाकी हमारे मुखिया हैं वो। मोदी जी एक ग्लोबल लीडर हैं, और मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व, हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में देश इस समय चल रहा है, और हम उनके कार्यखंड में काम कर रहे हैं। तो भारत को आगे ले जाने में एक विजनरी नेता के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ। राहुल गांधी जी? अखिलेश जी से मिलते जुलते अपरिपक्व नेता। ममता जी? ममता नाम के अनुसार कार्य नहीं है, ममता नहीं है उनके अंदर। बहन सुश्री मायावती जी? एक अच्छी प्रशासक के रूप में जानी जा सकती हैं, बशर्ते कि उन्हें सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले नारे को अपने जीवन में सचमुच में परिणति कर लिया होता। तो बात सर्व समाज की करती रही, लेकिन काम नहीं किया सर्व समाज के लिए, जिसके नाते जनता को ठुकराना पड़ गया। पूर्वांचल का अब तक का आपकी नज़र में सबसे बेहतर विधायक कौन रहा? किस विधानसभा में कौन? पूर्वांचल का जितने भी पूर्वांचल में सीट है, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है पूर्वांचल का, मतलब कि आप गोरखपुर के आसपास की जो सीटें हैं, उसमें कौन सी सीट का कौन सा विधायक आपको अब तक, इंक्लूडिंग आपको भी? मैं तो अपने को ही मानता हूँ। आपके भी पार्टी के अगल बगल के नेता हैं, उनको भी देख लीजिए। अब मैं अब फिलहाल लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, आप अपने आप को हटा दीजिए। उसके अलावा फिर आपको कौन बेहतर? योगी आदित्यनाथ जी महाराज। मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए, मैंने विधायकों की बात की है। अपने आप को छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए। हाँ, इधर अब अगला नाम लूंगा तो फिर आप जो है कहेंगे नहीं लूंगा, को भी छोड़ दीजिए। नहीं लूंगा, आप ले लीजिए। बहुत है उसमें, फिर लाठी निकालनी पड़ जाएगी। एक का ले लीजिए, वो उस पक्ष में कई आ जाएंगे। कई सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जब आपका। हाँ तो बहुत है, एक ही का लेना। बेहतर कौन है? छोड़ूंगा नहीं। नहीं, बेहतर का आपका आशय क्या है? बेहतर का मतलब कि उन्होंने दमदारी से काम किया हो, दमदारी से सदन में आवाज़ उठाई हो, दमदारी से अपना हर एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया हो। बहुत लोग हैं। प्रदीप शुक्ला भी दमदारी से आवाज़ उठाते हैं, अपने क्षेत्र के लिए करते हैं। विपिन सिंह भी करते हैं, दमदारी से आवाज़ उठाते हैं, विकास काम लेते हैं सब, मतलब और महेंद्र पाल भी करते हैं। 10 में 10 कौन है? इन सब लोगों में 10 में 10 कौन है?
10 में 10 का मैं कौन होता हूँ? उसके लिए हमारा संगठन बैठा है, वो तय करेगा कि हमारा विधायक कौन। आपकी नज़र, मैंने आपका व्यू जानना चाहा उसमें। मेरी नज़र सब अच्छे हैं, ना नाम लेंगे आप? मैं सब अच्छे हैं। घर में आपने बता दिया विधायक जो है या फिर गृह मंत्री भाई हैं। हाँ, गृह मंत्री है। एक सवाल सरयू महोत्सव को लेकर, उसकी तैयारी चल रही है। सरयू महोत्सव को लेकर अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। मैंने कुछ दिन पहले, हालांकि वो पॉडकास्ट अभी आ नहीं पाया है, मुझे 10 तारीख को ही लॉन्च करना था, लेकिन किसी कारण से मैं लॉन्च नहीं कर पाया। धरौरा के एक प्रधान हैं आजकल चिल्लू पार में, प्रणाम चिल्लू पार के नाम से जाने जा रहे हैं। आपसे भी उनके साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं जो भी है, लेकिन आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। हाँ, मैं आरोप लगाने वालों से तो और संबंध हमारे अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जी से कहिएगा कि ये पौधा लगवा रहे हैं इतना सारा और पुराने पौधे बच नहीं रहे हैं, ये पौधा जो लगवा रहे हैं अगर वो बचेगा नहीं तो क्या वो भ्रूण हत्या नहीं कही जाएगी? वो चिल्लू पहाड़ प्रणाम चिल्लू पहाड़ को घूम के प्रणाम कर रहे हैं, उसमें वो भी हमारी मदद करें, और हमारी नहीं, अपने आने वाले बच्चों की मदद करें। वो खुद ये पौधा राज त्रिपाठी कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं लगवा रहे हैं। ये राज त्रिपाठी का वो मुद्दा है, जब राज त्रिपाठी विधायक नहीं थे तब भी 1200 गांव में घूम करके और नदियों को साफ रखने और पर्यावरण को पेड़ लगाने के लिए अपील किया करते थे। वो अंदर का जो पर्यावरण की जो छटपटाहट है, दर्द है, वो इसको ले आया है। और उनसे भी अपील करूंगा कि उनके आसपास जो पौधा मर रहा है किसी एक को भी जिंदा कर दें, क्योंकि हम जन जागरण कर रहे हैं, हम पौधा नहीं लगवा रहे हैं, हम जन जागरण कर रहे हैं कि लोग अपने, क्योंकि आने वाला जो वक्त है विकास जी, वो इतना खराब आने जा रहा है, क्योंकि बोतल का पानी 30 साल पहले बोतल का पानी बिकेगा या कोई मानने को तैयार नहीं था, और आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 40 साल बाद ऑक्सीजन लेके बोतल में घूमना हमारे बच्चे घूमेंगे। हमारा कौन सा सेल्फी लेगा? मेरा बेटा नाक में नली लगा करके सेल्फी लेगा। तो अगर हमारा नाती पोता, आपका नाती पोता, आपका बच्चा अगर ऑक्सीजन की बोतल लेके ना चले और तड़पे ना सांस के लिए, हमें पेड़ लगाना होगा, लगाने से ज़्यादा बचाना होगा। मैं जन जागरण अभियान चला रहा हूँ, इसलिए इसमें उनको, इसमें राजनीति न देखें। विधायक जी गाना वाना सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। भोजपुरी सुनते हैं? हाँ, भोजपुरी सुनते हैं। खेसारी लाल यादव का आपने नाम सुना है? नाम सुना है, लेकिन सुनता नहीं हूँ। उनको नहीं सुनते हैं? नहीं। पवन सिंह को? नहीं। पवन सिंह अभी रिसेंटली बॉलीवुड में भी जो है गाना वाना गाया है। नाम सुना हूँ, लेकिन पवन सिंह के भी गीत, चूंकि आप भी भोजपुरी माटी से आते हैं। हाँ, मैं एक आरोप पवन सिंह और खेसारी पे बहुत लगा, और मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ सदन में भी उठनी चाहिए। आरोप ये लगा कि खेसारी लाल यादव ने और पवन सिंह ने, चूंकि ये अभी के समय में भोजपुरी का सबसे बड़ा नाम है, जो मैंने दोनों नाम लिया, ये लोग आपस में कंट्रोवर्सी भी करते रहते हैं। इन लोगों ने भोजपुरी से बहुत लिया, करोड़ों अरबों रुपए लिया, लेकिन भोजपुरी को उन्होंने बदले में सिर्फ अश्लीलता दी है। अच्छे गाने भी गाए उन्होंने, लेकिन अच्छे गानों की चर्चा कम होती है। जब आपको एक दाग कोई लग जाता है तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो अश्लीलता का चलन इन लोगों ने शुरू कर दिया। इस पे कुछ कैची चलना चाहिए, इस पे कुछ मैं आ रहा हूँ इस पे। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी पीछे ले जाएं तो आपको याद होगा, मेरी अपनी जानकारी में पहला विधायक अपने को मानता हूँ कि हाउस में इस प्रकरण को मैंने उठाया था। अच्छा, आपने उठाया था? हाउस में, अखबारों में छपा भी था। मैंने योगी जी से मिल करके, मुख्यमंत्री जी से मिल करके 3 बार इसको मैं व्यक्तिगत पत्र दे चुका हूँ। उसकी कॉपी पोस्ट कर दूंगा, आपको भेज दूंगा। व्यक्तिगत लिख करके दे चुका हूँ कि महाराज जी, अश्लील भरे 2 अर्थी गाने पूरी तरीके से बंद होने चाहिए, और तेज आवाज़ में डीजे, ये दोनों, इसको बंद कराइए। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि योगी जी ने एक आदेश चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया कि इस तरह के गाने नहीं बजने चाहिए सार्वजनिक जगहों पर। हाँ, ये सही है कि पालन नहीं हो पा रहा है, ये सही है, ठीक है, लेकिन मैंने आवाज़ उठाई, और मैं इसका, भोजपुरी हमारे माँ की बोली है, पहला शब्द भोजपुरी में ही मैंने प्रयोग किया। इतनी शानदार बोली है, लेकिन इन लोगों ने पैसे की हवस में ये माँ भोजपुरी की बोली नहीं, गाली दे रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। और समाज में परिवार के साथ बैठ करके गाना सुनना, देखना एक असंभव सा हो गया है। मैं आपकी इस पीड़ा से अपने को जोड़ता हूँ, और
प्रयास मेरा लगातार जारी रहेगा कि ये इसको चीज़ें रोका जाए। क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं, पहले तो बहुत देखता था। हाँ। एक बार आखिरी बॉल पर चेतन चौहान के छक्का मार दिया मियाँदाद ने, तो मैंने कहा लग, और मैं रोने लगा। तो रोने लगा, उसके बाद मैं खाना नहीं खाया। इतना प्रेम था? हाँ, इतना प्रेम था, तो खाना नहीं खाया। बस माता जी हमारी जो है कहीं कि तू ही कुछ बंद कर, तू जन बताओ क्रिकेट के चक्कर में जन भाई कुछ करता रहा। तो अब मैं परिणाम सुन लेता हूँ कि इंडिया जीत गई कि नहीं जीत गई, तो अच्छा लगता है, हार गई तो दुख होता है। कभी कभी तो देख लेते होंगे? देख नहीं लेते हैं, हमारे गनर वगैरह हैं, गाड़ी उड़ी में बैठते हुए चलते हैं, क्या जी क्या चल रहा है, जा दिखाना, एक आध चक्का चौका छक्का देख लेते हैं। समय अब नहीं मिलता क्योंकि बहुत काम है। रोहित शर्मा, विराट कोहली इन लोगों का नाम सुनते होंगे। बेहतर आपको क्रिकेटर इस वक्त मौजूदा वक्त का कौन लगता है? अभी तो देखिए हमारा वो पसंद बदलता रहा है। सचिन का मैं दीवाना था, दुनिया दीवानी। उसके पहले गावस्कर का दीवाना था, और कपिल जब जीत के ले आए थे तो मैं पोस्टर लेके घर में चिपकाया था अपने। अच्छा। हाँ 83 में। हाँ, फिर सचिन आ गए तो वो हो गए भगवान क्रिकेट के। फिर उनसे अच्छे हमको विराट कोहली लगने लगे। फिर धोनी लगने लगे, उनका जो हेलीकॉप्टर शॉट। अच्छा मतलब आपको ये पता है कि हेलीकॉप्टर शॉट हाँ होता हाँ, है? अरे सब पता है। और उसके बाद जो है वो रोहित शर्मा दीवाना किए हुए हैं। तो एक से एक दिन मैं तो पूछिए मत, अच्छा लगता है, मगर अब वक्त नहीं मिलता क्योंकि शेरो शायरी का भी आपको शौक? लिखते मैं करते बहुत लिखता हूँ, बस बोल नहीं पाता। प्रस्तुतिकरण मेरा शेरो शायरी का ठीक नहीं है, और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आप जैसा नहीं हो पाया हूँ। हाँ, मैंने आपको देखा है बोलते हुए शेरो शायरी। लिखता हूँ, मेरी किताब भी अच्छा, आज एक शुरुआत कर दीजिए, कुछ एक सुना दीजिए। नहीं, वो मेरी किताब भी बलथर के फूल, एक मेरी कविता का संग्रह है। अयोध्या पे मैंने एक चौपाई में मेरी एक पुस्तक आ रही है जो अयोध्या कांड पे पूरा लिखा गया है, वो भी आ रही है। मेरा एक उपन्यास भी आ रहा है, सूखा पत्ता, इसका नाम ही यही है, तो एक उपन्यास भी है। एक किताब मेरी जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, वो मार्केट में आ ही चुकी है। तो बिल्कुल शौक़ है, और ये मेरी शौक़ नहीं, ये मेरी भूख है। रात के 2 बजे भी नींद टूटती है तो उठ करके मेरे सिरहाने कागज़ कलम रहता है, और जिस समय जो याद आया वो तत्काल। अब तो मोबाइल सीख गया हूँ चलाना, बेटे ने सिखा दिया है, तो गाड़ी में भी कोई चीज़ आया तो नोट पे नोट कर लेता हूँ, बाद में उतार देता हूँ। तो ये मेरी भूख है, ये शौक़। तो एक तो सुना दीजिए आज। क्या? कोई एक जो आपने लिखी हो? नहीं, एक तो मेरा गला सही गर्दभ स्वर, गाना थोड़ी ना है, बहाना आप बना लेते हैं जो नहीं करना रहता है। एक तो सुना दीजिए, रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है। नहीं, मतलब मेरा शायरी का प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं। ठीक है, जैसे भी है आप अच्छा बोल ले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आज इनसाइड भारत टीवी पे पहली बार सुना दीजिए, कुछ भी, कोई भी 1-2 लाइन। अब आप इस सवाल के लिए तो मैं तैयार ही नहीं था, आपने ऐसा सवाल कर दिया कि क्या आपने फंसा दिया पूरा मैं अपने को निकाल ले गया, अंतिम में ले आके आपने फंसा दिया। जैसे वो कौन सी वो पंक्ति है, मैं पहली पंक्ति भूल रहा हूँ कि उसकी आखिरी लाइन है, वही बता देता हूँ कि 3 लाइन है, पहली लाइन भूल रहा हूँ कि किसी ने कहा है कि खिलेंगे रंग किसी पे डाल के देखो, और तुम्हारे भी दिल की चुभन जरूर होगी कम, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। क्या बात है। और इसी के साथ मैं भी आपको एक सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल, सुनना अच्छा लगता है। चिल्लू पार विधानसभा मेरा भी विधानसभा है, और ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपका वोटर भी हूँ। आपका मतलब कि आपकी विधानसभा का। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं आपको वोट देता हूँ कि नहीं देता हूँ, या फिर मेरे परिवार वाले देते हैं कि नहीं देते हैं, या फिर हालांकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग भाप जाते हैं पोस्टर देख के। बस लेकिन एक बात आपके माध्यम से कह दूँ, मुझे वोट जो देता है वो तो मेरा प्रिय है ही, होना भी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं विधायक हूँ।
लेकिन जो मुझे वोट नहीं देता है वह भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं वोट देता है तो मुझे तेज और चलने की ऊर्जा जरूर देता है वो। सरयू महोत्सव को लेकर इसकी शुरुआत, चूँकि जब मैं एक बार मुझे याद आ रहा है, मैं क्लास 4th में पढ़ता था और कोई आपने कंपटीशन एग्ज़ाम करवाया था, विज्ञान जागरूकता समिति के संयोजक। हालांकि मैं उस एग्ज़ाम में बैठा नहीं था लेकिन मेरी बहन ने उस एग्ज़ाम को दिया था और उसके बाद से फिर मैं वो और मेरे शायद पिताजी या चाचा के साथ में यहाँ पे आया था। तो मैंने पहली बार आपको तभी देखा था। मुझे एग्जैक्ट क्लास नहीं याद आ रहा है कि मैं किस क्लास में था उस वक्त, और हालांकि मुझे डांट भी पड़ा कि ते कहना एग्जाम दिले, चूँकि मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था और जहाँ पे जिस स्कूल में भी गया, जिस क्लास में भी रहा, एक आध दो क्लास को छोड़ दिया जाए तो अपने क्लास आगे भी जो क्लास चुनेंगे आप उस पर भी आप मॉनिटर रहा, बेहतरीन करेंगे। मतलब शुरू से लेकर अंत तक मॉनिटर रहा। एक दो क्लास छूटा होगा और उसके बाद से फिर जो है डांट इसीलिए सुना कि ते दहले होते तब बढ़िया भइल होत, मतलब कि कुछ अच्छा कर गए होते। तो हम कहे ठीक है अब तो छूट गया, कोई बात नहीं। तो पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस वक्त कि ये सरयू महोत्सव असल में क्या है और ये क्यों होता है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसकी शुरुआत आपके मन में क्या आया कि सरयू महोत्सव किया जाए और उसके पीछे का वजह क्या था? देखिए, एक चीज़ और जोड़ लेता हूँ, और अभी आप इस सरयू महोत्सव को किस मुकाम पे देखते हैं? देखिए, जिस प्रतियोगिता का आप जिक्र कर रहे हैं वो विज्ञान जागरूकता समिति, डॉक्टर राजा वशिष्ठ त्रिपाठी उसके अध्यक्ष थे, अभी हैं, और वो एक साल में एक कार्यक्रम करते रहे हैं। उसी के तहत वो कराते थे और उसमें उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। तो चूँकि सोशल कार्यों में लगा रहता था तो उसी में जुड़ गया मैं उस समिति से, फिर हम लोग कार्य करने लगे थे। और ये जो सरयू अमृत महोत्सव का जो विषय रहा, मैं ये कहता हूँ कि सरयू अमृत महोत्सव मेरी छटपटाहट, मेरी बेचैनी की एक परिणति है। छटपटाहट ये कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो मन में आया कि राम जानकी मार्ग क्यों पड़ा, फिर इसकी तलाश शुरू किया। तो पता लगा कि साहब इसी रास्ते राम जनकपुर से अयोध्या जानकी जी को लेके गए थे। तो हमने कहा अगर ये सच है कि इस रास्ते कभी राम गए हैं तो ये साधारण भूमि तो नहीं हो सकती। तो उसके बाद क्या क्या हुआ होगा, क्यों नहीं इसे तलाशा जाए और उसे लिपिबद्ध किया जाए। फिर मैं अयोध्या से जनकपुर की मोटरसाइकिल से यात्रा किया और वो यात्रा 1.5 साल चली। 1.5 साल चली, लिखता था, खोजता था, फिर छपता था, करता था। और तब पता लगा कि चिल्लू पार इस दक्षिणांचल में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नई पीढ़ी को पता ही नहीं। तो मैंने कहा कि क्यों न कोई ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें इन लोगों के बारे में लोगों को बताया जाए। और चिल्लू पार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नासा में हैं, इसरो में हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो कुलपति हैं, क्या क्या हैं। तो हमने कहा इन लोगों को बुलाया जाए। तो एक सरयू महोत्सव आयोजन सन 2004 में हम लोगों ने उसी सरयू तट पर जहाँ मुक्तिपथ आज बना है वो शुरू किया। और उसका ये था कि अपनी लोक संस्कृतियों को भी उसमें, विलुप्त हो रही लोक संस्कृतियों को भी उसमें शामिल किया गया। प्रतिभा भी खोज कराने लगे हम लोग, प्रतिभा पहले करते रहे हैं। और ऐसे विभूतियों को जो देश दुनिया में इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें यहाँ बुलाया जाए। और फिर मैं कह रहा हूँ वहीं आऊँगा तो आप कहेंगे कि कंट्रोवर्सी वाला आप जवाब देते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हमें ये बनना चाहिए, ये नहीं तो। और ये आदमी बिना हवाई चप्पल के 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके पढ़ करके दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना है, मैं क्यों नहीं बन सकता? तो नई पीढ़ी में एक आइडियल चेंज हो, हमारा रोल मॉडल बदले। ये मॉडल की बंदूकों को लेके चलना, 10 बंदूक 20 बंदूक, केवल एक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक परिपाटी बन गई थी, अपराध करो फिर जो है वो चलो राजनीति करो, प्रधान बन जाओ, बीडीसी बन जाओ, प्रमुख बन जाओ। मुझे ये खटकता था बार बार कि फिर अच्छे लोग
कहाँ जाएंगे अगर बुरे लोग ऐसे आ जाएंगे। अच्छे लोगों की तलाश और अच्छे लोगों का सम्मान की शुरुआत है ये बेचैनी जो मेरे अंदर की थी, उसकी परिणति हुई सरयू महोत्सव से। फिर चीज़ें सुझाव आते गए, होते गए, बनते गए, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो इस साल का सरयू महोत्सव है वो, फिर उसके बाद हम लोगों ने पहले तो मुक्तिपथ सेवा संस्थान ही कराता था, फिर बाद में सरयू महोत्सव आयोजन समिति हमने एक डाल दी, उसमें मित्र लोग मिले और करने लगे। इस वर्ष का जो सरयू महोत्सव है, चूँकि मुक्तिपथ जब लोकायुक्त के ने हमारी जांच की थी, विजय प्रकाश शुक्ला वो भी कभी हमारे मित्र थे हमारे, बाद में उनसे हमारे रिश्ते ख़राब हुए तो उन्होंने एक मेरी जांच करा दी। तो उन्होंने कहा कि साहब ये मंत्री हैं और वो मुक्तिपथ भारत सरकार का है, ज़मीन है, तो वहाँ ये कैसे रह सकते हैं। तो जांच हुई तो उसमें ये हो गया कि भाई ये मुक्तिपथ इनसे ले लिया जाए, और तो उसी में राज्य मंत्री पर मैंने छोड़ा था। तो मुक्तिपथ नगर पंचायत बड़हलगंज को चला गया। अब इस बार का महोत्सव का जो मुख्य आयोजक है नगर पंचायत बड़हलगंज है। कलाकारों के अनुदान वगैरह जो है वो पर्यटन विभाग से, संस्कृति विभाग से और जगहों से आ जाते हैं। डीएम वगैरह जो है स्वास्थ्य मेला वगैरह लगा देते हैं। इस साल का जो सरयू महोत्सव है वो पिछले कई सरयू महोत्सव से अलग है। इस बार 2 महीने से महोत्सव चल रहा है। 1 महीने हम लोगों ने जन जागरण किया है वृक्षारोपण को लेके, और हम लोगों ने ये लिया है कि जो वृक्ष हम लोग लगाए हैं, अभी जैसे ही ये महोत्सव ख़त्म होगा हम लोग निकल पड़ेंगे उस वृक्षों को देखने के लिए। जो सूख गए होंगे दूसरा लगाएंगे, फिर ट्री गार्ड लगाएंगे, फिर नाम लिखेंगे, वो सब करेंगे। दूसरा, नदियों के प्रति व्यवहारिक आस्था जगानी चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई देश नदी को माँ नहीं मानता और हम माँ मानते हैं, लेकिन दुनिया का कोई देश उतना गंदा नदी नहीं करता जितना हम माँ मान के करते हैं। ये दोहरापन क्यों हमारे चरित्र में, कि माँ गंगा है और माँ गंगा के चेहरे पर थूक देते हैं, माँ गंगा के चेहरे पर कूड़ा फेंक देते हैं, उनमें जो है केमिकल डाल देते हैं। तो नदियों के प्रति व्यवहारिक आस्था जगे। आप नदियों को गंदा मत करिए, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ इसी से जीवित होंगी। हमारे पूर्वज नहीं किए तो हम जीवित हैं। इसके प्रति जागरूकता, ये अभियान हम लोग इस महोत्सव के माध्यम से चला रहे हैं। विलुप्त हो रही लोक कलाओं को नई पीढ़ी को दे रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं। और कई ऐसे, मुझे संतोष है कि कई ऐसे कलाकार हम लोगों ने दिए जो सरयू महोत्सव से उपजे, पहले मंच पाए और आज वो लाखों में खेल रहे हैं। तो ये कार्य हम लोगों का, जो नई पीढ़ी के अंदर जो है वो ललक पैदा हो अच्छा बनने की, उसका भी हम लोग सफल प्रयास कर रहे हैं। दूसरे जितने लोग, जैसे उदाहरण के लिए मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई साहब आपने तो गजब कर दिया। हमने क्या किया? कहा मैं तो जानता ही नहीं था कैलाशवती देवी भी कोई विधायक चुल्लू पार की धुरिया पार की रही हैं और देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी हैं। 2.5 साल जेल में रही हैं, और एक जिसने 2.5 साल अपने पति से अलग होकर के जेल में बिताया हो, उसे हम कृतज्ञ हैं, हम उसे याद। मैं खुद भी यह नाम जो है कुछ ही दिन पहले सुना था, लगभग मुझे जिसका घर फूंक दिया गया था, जिसका विद्यालय फूंक दिया गया था, 1.5 महीने तक वो गांव जला था खोपा पार, हम उसे याद तक नहीं करते। केवल विधायक सड़क बिजली पानी खरंजा के लिए है, ये काम प्रशासन के लोगों का है। मेरा काम ये भी है कि मैं समाज में इस तरह की जागरूकता ले आऊं। तो ऐसे सभी लोगों को, जितने भी ऐसे लोग हुए हैं, उन लोगों को, अच्छे लोग जो रहे हैं उनके लिए, उनके नाम पर कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। महोत्सव, इस बार का महोत्सव पिछले महोत्सव से अलग है। एक आखिरी सवाल, और इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी में, ये असल में सवाल नहीं है, ये आश्वासन है आपकी तरफ से जो कि आप चिल्लू पार की जनता को देंगे। राम जानकी मार्ग का आपने जिक्र किया। राम जानकी मार्ग बहुत बढ़िया बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसमें कुछ जगहों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ। उरुआ चौराहे को लेकर जब भी मैं जाता हूँ तो जो वहाँ के दुकानदार बार बार कहते हैं कि लोग रोडवा बना के चल जाला, पटरिया लोग ना बना वाला, पटरिया पैसा कहाँ जाला। एक ये कि पटरी बन जाए बढ़िया से, किनारे किनारे जो है नाले बन जाए। और दूसरा आश्वासन मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई धुरियापार रोड को लेकर, हमसे सांसद जी शायद नाराज़ भी हो गए जब मैंने कवर किया, शायद नाराज़ हो गए, मैं कंफर्म नहीं हूँ
क्योंकि मैं जब अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि कैसन प्रोग्राम, हम वो अपने खर्चन कराओ तो हमारे खर्चन थोड़ी कराओ बड़ा। तो मुझे लगा कि शायद नाराज है उस कवरेज को नहीं, लेकर। नाराज नहीं हो सकता है। तो जो है धुरियापार का जब रोड बन रहा है, गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी, ये मैं वादा चाहता हूँ अपने विधायक से। मैं देखिए क्या शब्द यूज कर रहा हूँ, अपने विधायक से। ये सवाल एक पत्रकार का नहीं, एक चिल्लूपारवासी का है। मैं आप हमारे सम्मानित मतदाता हैं, मेरे क्षेत्र के नागरिक हैं, तो मैं आपका विधायक तो हूँ। आप निश्चिंत रहिए। पहली बात तो ये कि केवल पटरी राम जानकी मार्ग की ही नहीं, अभी 2 दिन पहले हमारी प्राक्कलन समिति की बैठक हुई और उसमें मैंने यह बात प्रमुख सचिव महोदय से कहा, चौहान जी से, कि सभी गांव की जो पटरियां हैं, सड़कें बना लेते हैं लोग, पटरी कॉन्ट्रैक्टर लोग और इंजीनियर लोग मिल करके खा डालते हैं। तो सभी पटरियों को आदेश दीजिए, पटरियां बननी चाहिए। सीसी रोड बनाते हैं, कोरी बनी रहती है, टायर कटते हैं लोगों के, तो ये आदेश होने जा रहा है कि सभी पटरियां बननी है। दूसरा, स्वयं हमारी भी निगरानी है, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी आदरणीय कमलेश पासवान जी की भी निगरानी में है। कोई कब समझौता हम लोग इस पर नहीं करेंगे, चाहे धुरियापार वाली सड़क हो, उस पर भी पटरी नाली जो जहाँ जो आवश्यकता है बनेगी। अभी जो सड़क आ गई है वो भी तो आपके माध्यम से बता दूं कि डांडी चीनी मिल वाली जो सड़क है वो भी आ गया पैसा, वो टेंडर हो गया उसका। धरकटा वाली जो गोपाल लग रहा गोला कमेंट में देखे हैं कौन कौन से सड़क की बात? मैंने नहीं देखा। गोला बाजार पूछा गया था, डांडी वाले मार्ग को लेके भी लोगों ने सवाल पूछा है। तो वो उसका टेंडर खुल गया है, इस महीने के लास्ट से काम शुरू हो जाएगा। बालानगर वाली जो सड़क है उस पर भी काम हमारा शुरू हो जाएगा, तो वो हमारा आ गया है। और एक बात जो आपने पूछ नहीं पाया और समय अभाव के नाते, लेकिन मैं धन्यवाद दे दूं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। गीजा है गोरखपुर में, लेकिन गीजा को वो हमारी मांग को स्वीकार किया उन्होंने, और गीजा को वो गोरखपुर से फैला के ले आ दिए चिल्लूपार तक। और चिल्लूपार में ग्रेटर गीजा बनने जा रहा है। धुरियापार उसका जिक्र है, लेकिन धुरियापार वहाँ नहीं है, उन्हें पंचायत धुरियापार है, लेकिन ग्रेटर गीजा बनने जा रहा है। बहुत सारे आने वाले वर्षों में पूरी तकदीर बदल जाएगी। और जिस दिन ये हाजीपुर गोला का पुल बन जाएगा, यही मैंने मुख्यमंत्री जी को समझाया भी कि उससे सीधा लिंकअप हमारा हो जाएगा, तो पराली वगैरह हमको मिल जाएगी आजमगढ़ से, तो हमारा एथेनॉल प्लांट और गति पकड़ लेगा। अभी हम बिहार से ला रहे हैं, तो बिहार से कास्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो इधर से भी आ जाएगा हमको। तो आने वाले वक्त में चिल्लूपार एक विकसित चिल्लूपार। विधायक जी एक और निवेदन कर दीजिए ना मुख्यमंत्री जी से, उनसे कहिए कि अगर एथेनॉल प्लांट लग गया है तो बगल में एक छोटी सी चीनी मिल खुल जाए, उसी के बगल में जगह पर्याप्त छोटी वाली। अब आप देखते, ताकि जो है एथेनॉल प्लांट का सारा रॉ मटेरियल हमको यहीं से तो जाइए क्या क्या होने जा रहा है चिल्लूपार में। बस देखते जाइए चिल्लूपार में क्या क्या होने जा रहा है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार चायवाला के इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। बाकी जो है मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये सवालों का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इस वादे के साथ कि हम लोग दोबारा भी मिलेंगे और फिर जो है अन्य कई सारे सवालों के साथ जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। चूँकि बहुत दिन से इच्छा थी कि चिल्लूपार जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी का एक विषय रहा है, यहाँ की राजनीति, मतलब मैंने परिचय भी शुरुआत में जो दिया वो ठीक ठाक दिया कि आप जब भी पूर्वांचल की राजनीति की बात करेंगे और चिल्लूपार का नाम नहीं लेंगे तो वो बातचीत अधूरी मानी जाएगी। ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? आपके तमाम विचार टिप्पणी अनुभाग यानी कि कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आगे कोई जो सवाल मुझसे छूट गया वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि मैं अगले इंटरव्यू में पूछूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।